हेलो गाइस, बॉस ऑडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब वीडियो अपलोड होगी और लाइक और कमेंट करना भूलना मैट टू। चलिए शुरू करते हैं। बिगनर टू गॉड सीजन 2 एप 6-20। अमृता की आदित्य को लेके जलन की कहानी सुन आरना हैरान होते हुए मुस्कुराने लगती है और दूसरे पालने से आदित्य को उठाती है। आदित्य अभी भी सो रहा था। ये देख आरना आदित्य के गाल प्यार से खींचते हुए कहती है, आपकी अमृता रो रही है और आप आराम फरमा रहे हैं। तभी नीचे से भावना कहती है, आरना चाची मुझे आदित्य चाहिए। ये सुन आरना मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा आदित्य कोई खेलने की वस्तु नहीं है, जाओ आप खिलौनों से खेलो। ये बोल आरना और यशोधरा अपने अपने बच्चों को लेके वहां से चली जाती है। भावना वही अकेले खड़ी गुस्से से उन दोनों को जाता हुआ देख रही थी। रात को भावेश राव और रघुवीर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ महल के आंगन में खड़े थे। वो सब सामने एक थाल में पड़े कुछ चीजों की ओर देख रहे थे। वहां एक थाल में सोना चांदी हीरे तलवार पुस्तक आदि चीजें पड़ी थी। ये यहाँ के लोगों की एक प्रथा थी, जिसके जरिए वो सभी पता करते थे कि उनका बेटा या बेटी बड़े होके क्या बनेंगे, इसलिए वो भी आज ये करने वाले थे। तभी यशोधरा और आरना अपने बच्चों को समझाते हुए जमीन पर उतार देते हैं। उन दोनों को घुटनों के बल चलते हुए उस थाल के पास जाके एक या दो वस्तु उठानी थी। जैसे ही वो उनको छोड़ती है, वो दोनों तेजी से उस थाल की ओर बढ़ने लगते हैं। दोनों एक साथ ही आगे बढ़ रहे थे और एक साथ ही पहुंचते हैं, पर आदित्य सबसे पहले ही उस थाल में पड़ी तलवार की ओर हाथ बढ़ा देता है। वो लकड़ी की छोटी सी 1 फीट की तलवार थी। आदित्य का हाथ उस तलवार की ओर बढ़ता देख भावेश राव और रघुवीर दोनों खुश होते हैं। रघुवीर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ आदित्य उठाओ उसे। वही आरना रघुवीर को घूरते हुए आदित्य को देख कहती है, नहीं बेटा तुम इन सभी लड़ाई झगड़ों से दूर रहना। ये सुन यशोधरा आरना को देखते हुए कहती है, आरना दी आदित्य राजकुमार है, आगे जाके उसे ही तो सब कुछ संभालना है, वो इन सब से बच नहीं सकता। यशोधरा की बात सुनते हुए रघुवीर भी सहमति में सर हिलाते हुए कहता है, भाभी सही कह रही है, युवराज है वो, मेरा बेटा एक उच्च स्तरीय योद्धा बनेगा। ये सुन आरना रघुवीर को घूरते हुए कहती है, आप तो चुप ही रहिए। ये देख भावेश राव और यशोधरा हंसने लगते हैं। वही आदित्य जैसे ही उस तलवार को उठाने वाला था, वो देखता है कि अमृता भी उस तलवार को उठाने जा रही है। अमृता को वो हर चीज पसंद आती थी जो आदित्य को पसंद आती थी। इसलिए जैसे ही वो देखती है कि आदित्य वो तलवार उठा रहा है, तो वो भी उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ा देती है। पर जैसे ही आदित्य ये देखता है, वो अपने हाथ को रोक लेता है और मुस्कुराते हुए अमृता को वो तलवार उठाने देता है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। रघुवीर अपने सर पर हाथ रखे हुए खड़ा था। वही भावेश राव हंसते हुए उसकी पीठ थपथपा रहा था। अमृता वो तलवार पाके बहुत खुश लग रही थी। आदित्य भी उसे देख हंस रहा था। तभी वो वहां पड़ी एक किताब की ओर हाथ बढ़ा देता है और उसे उठा लेता है। ये देख आरना बहुत खुश होती है। तभी आदित्य दूसरे हाथ से अमृता का हाथ पकड़ लेता है, मानो वो कहना चाहता हो कि मैंने इसे चुना है। ये देख रघुवीर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे बेटे ने एक बार में ही सब कुछ चुन लिया। ये सुन और देख आरना का मुंह बन जाता है और इसी तरह ये रस्म भी खत्म हो जाती है। 12 साल बाद अमृता और आदित्य दोनों बड़े हो गए थे और हिमपुरी में मौजूद लक्षद्वीप के सबसे बड़े प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लेने के लिए जाने लगे थे। सभी उस प्रशिक्षण केंद्र को द्रोणा के नाम से जानते थे, क्योंकि वो प्रशिक्षण केंद्र जहां बना था, वहां पर द्रोण नामक एक संत बन चुके योद्धा ने अपनी अंतिम श्वास तक तपस्या की थी। माना जाता था कि वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा जीने वाले योद्धा थे। उनकी असली आयु का कोई अनुमान नहीं लगा पाया था। संत उन योद्धाओं को कहते हैं जो अपनी आत्मशक्ति को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ऐसे योद्धाओं के शरीर से उच्च स्तरीय आध्यात्मिक आभा उत्सर्जित होती है। ऐसा ही वहां पर भी हुआ था, जहां उस संत ने तपस्या की थी। उस जगह पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ उग गया था, जिसमें से उच्च स्तरीय आध्यात्मिक आभा निकलती थी और कई किलोमीटर तक फैल जाती थी। जहां तक उसकी आभा फैलती थी, वहीं तक द्रोणा फैला हुआ था। उस बरगद के पेड़ के आसपास तपस्या करने से युद्ध मंडलों में तेजी से बढ़ोतरी होती है। इसलिए उस पेड़ को द्रोण वृक्ष और उस प्रशिक्षण केंद्र को द्रोणा कहते थे। आज सभी योद्धाओं की परीक्षा होने वाली थी, जिसमें सफल होने वाला ही उस प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश पा सकेगा और पूरी तरह से वहां का छात्र बन जाएगा। परीक्षा के लिए सभी एक मैदान में इकट्ठा हुए थे। वही एक ऊंचे मंच पर लगे सिंहासनों पर तीनों महाराज बैठे हुए थे। उनके आसपास कुछ दासियां खाने पीने की चीजें लेके खड़ी थी। वहां से कुछ दूरी पर एक और मंच पर सभी राजघराने की स्त्रियां बैठी हुई थी, जिनमें से तीनों रानियां मुख्य सिंहासनों पर बैठी थी। रानी आरना और यशोधरा बच्चों की भीड़ में आदित्य और अमृता को ढूंढ रही थी। वहां सभी बच्चे एक एक करके एक शिला के पास आ रहे थे और उस पर हाथ रख अपनी आत्मशक्ति की जांच करवा रहे थे।
आत्मशक्ति के अधिकतम चक्रों का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन एक शुरुआती योद्धा में चक्रों की संख्या 10 से नीचे होती है। 12 साल की उम्र के बच्चों में 5 चक्र होने का अर्थ वो महान प्रतिभा है। वही युद्ध मंडल के 10 मंडल होते हैं और हर एक मंडल में 9 चक्र होते हैं, पर कुछ महान प्रतिभाओं ने 10वें चक्र को भी हासिल किया है। इन चक्रों को कुछ इस प्रकार बांटा गया है: 1 से 3 के योद्धा को कम स्तरीय योद्धा, 4 से 6 चक्र वाले योद्धा को मध्यम स्तरीय योद्धा और 7 से 9 चक्र के योद्धा को उच्च स्तरीय योद्धा कहा जाता है। उन सभी युद्ध मंडल को योद्धा, महायोद्धा, परमवीर चक्र, काल चक्र, सवन मंडल, पृथ्वी मंडल, शवर्ग मंडल, ब्रह्मांड मंडल, देव मंडल और गॉड ये नाम दिए गए हैं। पर अभी तक जितने भी बच्चे आए थे, उनमें से सबसे अधिक आत्मशक्ति के चक्र की संख्या 3 थी। ऐसे ही और भी योद्धा आते जाते हैं। अधिकांश योद्धाओं के चक्रों की संख्या 3 ही थी, जिसे देख सभी बहुत खुश हो रहे थे। उनका मानना था कि इतने छोटे बच्चों में आत्मशक्ति के 3 चक्रों का होना कोई आम बात नहीं है। तभी सिंह सिटी से कुछ योद्धा आते हैं, जिनमें वहां के राजकुमार भी थे। वो कुल मिलाकर 15 योद्धा थे और सबके सब दिखने में शक्तिशाली थे। उन सभी के शिला पर हाथ रखने से एक समान उतर आया था। वो सभी आत्मशक्ति के चौथे चक्र को हासिल कर चुके थे। उनको देख दर्शक और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। धीरे धीरे सभी योद्धा आते जा रहे थे और जांच पूरी कर वहां से अपनी जगह पर लौटते भी जा रहे थे। तभी एक योद्धा धीरे धीरे चलते हुए उस शिला के पास आता है और चारों तरफ मौजूद भीड़ को देखते हुए उस शिला पर हाथ रख देता है। उसके उस शिला पर हाथ रखते ही उस शिला से एक तेज बैंगनी रंग की रोशनी निकलती है और उस पत्थर की शिला पर बैंगनी रंग के ही 7 गोले बन जाते हैं, जिसका अर्थ था कि उस योद्धा के चक्रों की संख्या 7 थी। ये देख भावश राव, रघुवीर और जगतपाल सिंह तीनों के साथ साथ बाकियों के भी होश उड़ जाते हैं। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। एक 12 साल के बच्चे में इतनी आत्मशक्ति होना कोई आम बात नहीं थी। शिला के इस जवाब को देख परीक्षा लेने वाले अधिकारी उस बच्चे का हाथ हटाकर दोबारा जांच करते हैं, पर हर बार वही एक जैसा जवाब आ रहा था। आखिरकार वो हार मानते हुए उस निर्णय को मान लेते हैं। उसके बाद मैदान में एक और लड़के के कदम पड़ते हैं। वो भी धीरे धीरे उस शिला की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अलग सा तेज था। दिखने में वो बेहद खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। उसने एक आम योद्धा वाले कपड़े पहने हुए थे, फिर भी कोई राजकुमार ही लग रहा था। सभी उसे जानते थे और उसके लिए खुशी से तालियां बजा रहे थे। तभी यशोधरा आरना को देखते हुए कहती है, आरना दी, वो देखिए आदित्य आ गया। ये बोलते हुए यशोधरा एक दिशा में उंगली दिखाती है। आरना भी उस दिशा में आदित्य को देखने लगती है। आदित्य उस शिला के पास खड़ा था और उस शिला में बने हथेली के आकार के गड्ढे को देखते हुए अपना हाथ उस पर रख देता है। मैदान में एक और लड़के के कदम पड़ते हैं। वो भी धीरे धीरे उस शिला की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अलग सा तेज था। दिखने में वो बेहद खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। उसने एक आम योद्धा वाले कपड़े पहने हुए थे, फिर भी कोई राजकुमार ही लग रहा था। सभी उसे जानते थे और उसके लिए खुशी से तालियां बजा रहे थे। तभी यशोधरा आरना को देखते हुए कहती है, आरना दी, वो देखिए आदित्य आ गया। ये बोलते हुए यशोधरा एक दिशा में उंगली दिखाती है। आरना भी उस दिशा में आदित्य को देखने लगती है। आदित्य उस शिला के पास खड़ा था और उस शिला में बने हथेली के आकार के गड्ढे को देखते हुए अपना हाथ उस पर रख देता है। सभी गौर से उस शिला को देख रहे थे, पर कुछ देर देखने के बाद भी उनको वो पत्थर की शिला चमकती हुई नहीं दिखाई देती है। सबके चेहरों पर हैरानी और परेशानी के भाव दिखने लगे थे। वही एक आसन पर बैठा अधेड़ उम्र का आदमी ये सब देख परेशान दिख रहा था। वो उन सभी योद्धाओं का गुरु था। द्रोणा में मुख्य तौर पे 3 गुरु थे, जो एक समान योद्धाओं को प्रशिक्षण देते हैं। वो परेशान दिखने वाला व्यक्ति आदित्य और अमृता का गुरु था। वो आदित्य के इस परिणाम से खुश नहीं था, क्योंकि उसने आदित्य को हमेशा कड़ी मेहनत करते हुए देखा है। वो अधिकतर समय अभ्यास ही करता रहता था, लेकिन ना जाने क्यों उसकी आत्मशक्ति बेहद कमजोर थी। तभी उसकी परीक्षण का अधिकारी आदित्य के उस शिला पर हाथ रखने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न होने पर सभी को देखते हुए निराशा से कहता है, आदित्य आर्य आत्मशक्ति के परीक्षण में असफल। वही ये सब देखकर भी आदित्य के चेहरे पर कोई भी निराशा के भाव नहीं देखे जा सकते थे। असल में आदित्य को पहले से ही इस परिणाम के आने की उम्मीद थी, क्योंकि 12 साल का होने के बाद काफी हद तक उसकी पिछले जन्म की यादें वापस आ चुकी थी। इसलिए उसे पहले से ही मालूम था कि उसके अंदर जो ऊर्जा है उसको ये शिला दर्ज नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर गॉड की ऊर्जा थी। असुरों की शक्ति गॉड के समान होती है। वो एक ही तरह की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसे डिवाइन ऑरा कहते हैं। और इस समय आदित्य के अंदर आत्मशक्ति की जगह डिवाइन ऑरा था। हालांकि वो उसकी वास्तविक क्षमता का 1% भी नहीं था, क्योंकि भले ही उसके पास गॉड की ऊर्जा का स्रोत था, परंतु उसका शरीर एक आम इंसान का ही था। इसलिए डिवाइन ऑरा के होते हुए भी वो आम योद्धा ही था। जैसे वो उस शिला के पास गया था, वैसे ही वापस आ जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था।
पर उसके सिवा सभी को बहुत बड़ा झटका लगा था। रघुवीर बहुत उदास दिख रहे थे। वही भावेश राव को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों रानियां भी परेशान थी। वहीं कुछ लोगों ने तो बातें बनाने भी शुरू कर दी थी। क्या सोचा था क्या निकला? हाँ 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 भाई, मुझे तो लगा था कि इतने महान राजा और शक्तिशाली योद्धा का पुत्र है तो कुछ तो बड़ा देखने को मिलेगा, यहाँ तो बड़ा तो छोड़ो कुछ छोटा भी नहीं देखने को मिला। अरे तुम सब धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वही बहुत से लोगों को सच में आदित्य के लिए बुरा लग रहा था। आदित्य चलते हुए वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। वो सब समझ रहे थे कि वो दुखी है, इसलिए वो उसे दिलासा दे रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का आदित्य को देखते हुए सबसे कहता है, दोस्तों हम सभी में से सबसे अधिक अभ्यास और मेहनत आदित्य ही करता है, वो युद्ध कला में भी अच्छा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके हाथ रखने पर शिला ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। तभी उन्हें भीड़ के पीछे से आती एक आवाज सुनाई देती है, ये सिर्फ एक परीक्षण है और वैसे भी वजह कुछ भी हो ऐसी छोटी मोटी समस्या आदित्य को नहीं रोक सकती, इस परीक्षण के अभी और भी चरण है, ये तो बस एक छोटी सी जांच थी। ये सुन सभी पीछे मुड़ते हुए उस आवाज की दिशा में देखते हैं तो उन्हें वहां एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी दिखाई देती है जिसने सफेद पोशाक पहन रखी थी। उस पोशाक में उसका कंधा और पेट साफ दिख रहा था। उसके कपड़ों को ही देखकर कोई भी बता सकता था कि वो एक राजकुमारी है, और वो थी भी वो राजकुमारी अमृता थी। उसके आते ही वहां खड़े सब लड़के उसे ही घूरने लगते हैं, पर अमृता उन सबको अनदेखा करते हुए सीधा आदित्य को देखती है और एक प्यारी मुस्कान के साथ धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ने लगती है। वो सीधा आदित्य के पास जाके खड़ी हो जाती है और उसको देखते हुए कहती है, आदित्य आप चिंता मत करिए, मुझे यकीन है आप ही जीतेंगे। वही पीछे खड़े उन दोनों के साथी अमृता को देखते हुए कहते हैं, लो ये फिर शुरू हो गई, जब देखो आदित्य आदित्य करती रहती है। तो तुझे क्यों जलन हो रही है? ना नहीं, मुझे क्यों जलन होगी? हा हा हा, तुम्हारा चेहरा तो देखो लाल टमाटर हुआ पड़ा है। ये सुन सभी हंसने लगते हैं। वही आदित्य अमृता की बात सुन खुद के बेहद पास खड़ी अमृता के माथे पर एक उंगली रख पीछे को धक्का देते हुए कहता है, थोड़ी दूरी रखा करो, और हाँ तुम सबको किसने बोला कि मैं दुखी हूं? ये सुन अमृता आदित्य का हाथ हटाते हुए कहती है, मैंने तो इन सब से सुना था। ये बोलते हुए अमृता अपनी उंगली पीछे खड़े सभी लड़के लड़कियों की ओर कर देती है। आदित्य उन सभी को घूर कर देखने लगता है। तभी वो सब घबराते हुए एक लड़के को आगे कर कहते हैं, हमें तो इस बसी ने कहा था कि तुम्हें दिलासा दे, तुम दुखी होगे। हाँ हाँ, इसी ने कहा था। आदित्य जैसे ही बसी को देखता है तो वो खिसियाते हुए कहता है, भाई मुझे लगा कि उस परिणाम की वजह से तुम दुखी होगे, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा हो उसे दुख तो होगा ही। ये सुन आदित्य नजरें फेरते हुए कहता है, मैं ठीक हूं, तुम सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बोलते हुए वो अमृता की ओर देखता है। तभी उसकी नज़र अमृता की कमर पर बंधी एक सोने की बेल्ट पर जाती है। वो बेल्ट देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही उसमें एक लकड़ी की 1 फीट की तलवार टंगी हुई थी। उस तलवार को देख आदित्य का अपना सर दीवार पर पटकने का कर रहा था। वो अमृता की कमर से वो तलवार लेते हुए कहता है, तुम यहाँ भी इसे ले आई, छोटी बच्ची हो क्या? ये सुन अमृता मुंह बनाते हुए आदित्य को घूरती है और उससे वो तलवार छीनते हुए कहती है, ये मेरी मनपसंद तलवार है। आदित्य अपने सर पर हाथ रख हार मानते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम्हारी बारी है। ये सुन अमृता हैरान होते हुए कहती है, क्या? मैं तो भूल ही गई थी, माफ करना, मैं अभी आती हूँ। ये बोल अमृता बच्चों की तरह भागते हुए उस शिला के पास जाने लगती है। वही आदित्य उसे जाता देख मन ही मन कहता है, मेरी छोटी छोटी चीजों से इसे इतना प्यार है, अगर मैं इसके साथ नहीं रहा तो इसका क्या होगा? ये बोलते हुए वो देखता है कि अमृता उस शिला के पास पहुंच गई है। वो उस शिला के सामने खड़ी होकर उस शिला को देख रही थी। सभी की निगाहें उस पर थी। महारानी यशोधरा और आरना उसे ही देख रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर वो आदित्य के परिणाम से दुखी थे। उनको अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य असफल हुआ है। अभी तक वो इकलौता था जो असफल हुआ था। वही अमृता एक बार अपने पिता और रघुवीर की ओर देखती है और फिर उस शिला पर बने हथेली के आकार के निशान पर अपना हाथ रख देती है। पिछली बार की तरह सभी जिज्ञासा से उस शिला की ओर देख रहे थे, लेकिन वहां कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। रघुवीर, भावेश राव, यशोधरा और आरना सभी परेशान हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वही दर्शकों में बैठे कुछ लोग बातें बनाते हुए कहते हैं, तुमको क्या लगता है राजकुमारी अमृता सफल हो पाएगी? मुझे नहीं लगता, महलों में पले राजकुमार और राजकुमारियों से अच्छे परिणाम की उम्मीद करना बेकार है। जैसे राजकुमार आदित्य असफल रहे वैसे ये भी रहेगी। हाँ मुझे भी यही लगता है, मैंने सुना था राजकुमार आदित्य राजकुमारी अमृता से अच्छे योद्धा है। अब अगर राजकुमार आदित्य ही सफल नहीं हुए तो राजकुमारी अमृता क्या होगी? हाँ सही कहा। ये सब वो कोने में बैठे धीरे धीरे बोल रहे थे। अभी तक उस शिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।
ये देखते हुए परीक्षण अधिकारी अमृता को असफल घोषित करने के लिए आगे आता है। तुमको क्या लगता है राजकुमारी अमृता सफल हो पाएगी? कुछ लड़के लड़कियों में बैठा एक लड़का सभी को देखते हुए पूछता है। मुझे नहीं लगता, महलों में पले राजकुमार और राजकुमारियों से अच्छे परिणाम की उम्मीद करना बेकार है। जैसे राजकुमार आदित्य असफल रहे वैसे ये भी रहेगी। उनके बीच में बैठी एक लड़की पहले वाले लड़के के सवाल का जवाब देते हुए कहती है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैंने सुना था राजकुमार आदित्य राजकुमारी अमृता से अच्छे योद्धा है। अब अगर राजकुमार आदित्य ही सफल नहीं हुए तो राजकुमारी अमृता क्या होगी? एक दूसरा लड़का सहमति में सर हिलाते हुए कहता है। हाँ, सही कहा। सबकी बात सुनते हुए सबसे पहले वाला लड़का कहता है। ये सब वो कोने में बैठे धीरे धीरे बोल रहे थे। अभी तक उस शिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ये देखते हुए परीक्षण अधिकारी अमृता को असफल घोषित करने के लिए आगे आता है और निराशा से उस शिला को देखते हुए कहता है। अमृता, शिला की प्रतिक्रिया। उसने इतना ही बोला था कि तभी अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। बादलों के बीच से बिजली चमक रही थी। जैसे ही सभी का ध्यान उस शिला की ओर जाता है तो वो लोग देखते हैं कि वो शिला सुनहरे रंग में चमक रही है। उसमें से सुनहरी ऊर्जा सीधी रेखा में चलते हुए आसमान में बादलों को चीरती हुए अंतरिक्ष की ओर जा रही थी। तभी उस परीक्षण अधिकारी की नज़र शिला पर पड़ती है। उसे देख वो हैरान हो जाता है। उस शिला पर सुनहरे रंग के 15 गोले उभर चुके थे, जिसका अर्थ था उसकी आत्मा शक्ति 15वें चक्र पर है। ये कोई आम बात नहीं थी। इतनी शक्ति किसी 19-20 साल के शुरुआती योद्धा में भी होना मुश्किल थी। वही वहां मौजूद अधिकतर लोग सुनहरी रोशनी का अर्थ समझते थे। उस रोशनी का मतलब था कि अमृता की शक्ति 10 चक्रों को पार कर गई है। वही भावेश राव, रघुवीर, यशोधरा और आरना सभी हैरान और खुश दोनों थे। परीक्षण अधिकारी अभी भी हैरान हुआ खड़ा हुआ था। वही लोगों में इस बात की खुशी थी जिसलिए वो शोर मचा रहे थे। उस शोर की आवाज सुन परीक्षण अधिकारी होश में आते हुए सभी को देखते हुए ऊंची आवाज में कहता है। अमृता 15 आत्मशक्ति के चक्कर के साथ सफल रही। सच में ये मेरी शक्ति ही है ना? मैं तो कभी अच्छे से अभ्यास नहीं करती, फिर न जाने कैसे मेरी शक्ति इतनी दिखाई दे रही है। अवश्य ही ये शिला पुरानी होने की वजह से ठीक से काम नहीं कर रही है। ये बोलते हुए अमृता मुस्कुराते हुए वहां से वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है। सब उसे मुबारकबाद देने लगते हैं। वही खड़ा आदित्य मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अमृता के बाद बहुत सी लड़कियां और लड़के आते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी जगह पर वापस लौट जाते हैं। इसी तरह पहला चरण पूरा हो जाता है। तभी उस परीक्षा का अधिकारी सभी को देखते हुए कहता है। प्रतियोगिता का पहला चरण पूर्ण हुआ। अब हम सभी बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। पहले चरण में हमने सिर्फ आत्मशक्ति के चक्रों की जांच की थी। उस चरण में किसी को भी प्रतियोगिता से बाहर नहीं किया गया, लेकिन इस चरण में बहुत से प्रतियोगी प्रतियोगिता से बाहर किए जाएंगे। चलिए दूसरे चरण की प्रतियोगिता शुरू करते हैं। ये बोलते ही वो एक एक करके सभी प्रतियोगियों का नाम लेता है और वो सभी एक एक करके मैदान में आ रहे थे। इस चरण में सभी को मैदान में पड़े पत्थरों को उठाना था। वहां पर अलग अलग आकार और वजन के ये पत्थर पड़े हुए थे। हर पत्थर पर कुछ अंक अंकित थे, जैसे 2, 4, 6, 10 ऐसे ही बहुत से अंक लिखे हुए थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे उन पत्थरों का वजन भी बढ़ता जा रहा था। इन अंकों से ही प्रतियोगिता का आखिरी फैसला होने वाला था। पहले चरण में जिसको जितने चक्र हासिल हुए थे उस अंक को भी उसमें जोड़ा जा रहा था। इस चरण में प्रतियोगी 6 अंक तक ही जा पा रहे थे। वहां पर 2 अंक वाले पत्थर का वजन 50 किलो था, वहीं 4 अंक वाले पत्थर का वजन 100 किलो था। ऐसे ही हर 2 अंकों के साथ 50 किलो वजन बढ़ता जा रहा था। बहुत कम ही उठा दूसरे पत्थर को उठा पा रहे थे, पर वहां पर बहुत से ऐसे भी बच्चे थे जो तीसरे पत्थर को उठाने में सफल रहे थे। सिंह सिटी के 5 बच्चों ने दूसरे पत्थर को उठाया था और बाकी के 10 बच्चों ने तीसरे पत्थर को उठाया था। तभी उस योद्धा की बारी आती है जिसे कोई नहीं जानता था। ये वही था जिसकी आत्मशक्ति 7वें चक्र पर थी। वो मैदान में प्रतियोगिता के अधिकारी के इशारे का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे इशारा मिलता है वो जल्दी से एक पत्थर को उठाकर नीचे पटक देता है और दूसरे पत्थर की ओर बढ़ जाता है। सब उसे देख रहे थे। आदित्य की नजरें भी उस पर बनी हुई थी। वो लड़का दूसरे पत्थर को कुछ देर घूर कर देखता है और फिर जल्दी से उसे उठा लेता है। ये दूसरा पत्थर भी उसने ऐसे उठाया था जैसे ये सब उसका रोज का कार्य हो। उसने सबके देखते देख 100 किलो के पत्थर को उठा लिया था। तभी वो उसे जमीन पर पटकते हुए तीसरे पत्थर की ओर बढ़ जाता है। ये देख सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। वही भीड़ में बैठा एक शख्स उसको देखते हुए हैरानी से कहता है, आखिर ये है कौन? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। ये सुन वही उसके पीछे बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, वो नीलगिरी के एक छोटे से गांव का लड़का है, शोभित मौर्य। ये सुन वो शख्स पीछे मुड़कर उस अधेड़ उम्र के आदमी को देख दोबारा से शोभित की ओर देखते हुए कहता है, छोटे से गांव का लड़का इतना प्रतिभाशाली। वही शोभित तीसरे पत्थर के सामने खड़ा था।
उसका चेहरा वजन उठाने की वजह से लाल हुआ पड़ा था। उसे बहुत थकान हो रही थी और उसके साथ पसीना भी आ रहा था। पर वो एक गहरी सांस लेते हुए उस पत्थर को भी उठाने लगता है। उसके दोनों हाथों ने उस पत्थर को जकड़ा हुआ था और वो उसे उठाने के लिए ऊपर की तरफ जोर लगा रहा था। उसने बहुत ताकत लगाई हुई थी। तभी वो चिल्लाते हुए पूरी शक्ति के साथ उस पत्थर को भी उठा लेता है और तुरंत नीचे भी पटक देता है। वो गोल आकार का ऊबड़ खाबड़ पत्थर था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 मीटर थी। यहाँ सभी पत्थर एक जैसे ही दिखते थे, बस अंतर उनमें लिखे अंक और वजन में था। शोभित के पूरी शक्ति से उस ऊबड़ खाबड़ पत्थर को उठाने की वजह से उसकी उंगलियां छील गई थी और शरीर में भी कई जगह खरोंचें आई थी। पर वो अभी भी चौथे पत्थर को उठाने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो चौथे पत्थर के सामने खड़ा उसे देख रहा था और खुद को उसे उठाने के लिए तैयार कर रहा था। एक बार फिर से गहरी सांस लेने के बाद वो उस पत्थर के पास जाता है और उस पत्थर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए उठाने लगता है। अभी तक किसी ने भी चौथा पत्थर नहीं उठाया था। वही शोभित पूरी शक्ति के साथ उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी छिली हुई उंगलियों से रक्त बहने लगा था, पर वो रुके बिना उस पत्थर को उठाने में लगा रहता है। पूरी शक्ति लगाने के बाद भी वो उसे आधा ही उठा पाया था। उसे चक्कर आने लगे थे। सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था। पर तभी वो जोर से चिल्लाता है और उस पत्थर को धीरे धीरे ऊपर उठा लेता है और तुरंत नीचे भी फेंक देता है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हाथ रक्त से लाल और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। इस सब के बाद भी वो रुकने वाला नहीं लग रहा था। सब उसे मुंह खोले हैरानी से देख रहे थे। ना जाने वो क्या और किसे साबित करना चाहता था। वो पांचवें पत्थर को कुछ देर देखता है और उसे भी पूरी शक्ति के साथ उठाने लगता है। काफी कोशिश करने पर उसने उसे भी आधा उठा लिया था। वो उसे सारी शक्ति के साथ उठाने में लगा रहता है और तभी वो बेहोश हो जाता है। पर वो बेहोश होने से पहले अपने शरीर में बचे ऊर्जा के आखिरी कतरे का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर को पूरी तरह उठा लेता है और बेहोश होके गिर जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। एक तरफ वो उस योद्धा के इस प्रदर्शन से हैरान थे और दूसरी तरफ उसके बेहोश होने पर चिंतित। तभी प्रतियोगिता का अधिकारी बेहोश पड़े शोभित को देख कहता है, शोभिर मौर्य, अद्भुत प्रदर्शन। इन्होंने कुल 5 पत्थरों को उठाया है, जिससे इनको कुल 10 अंक प्राप्त हुए हैं और पिछले चरण के अंकों को मिलाकर कुल अंक होते हैं 17। ये सुन सब हैरान थे। शोभित अमृता से भी आगे निकल चुका था। कुछ देर में वहां पर कुछ कर्मचारी आते हैं और शोभित को इलाज के लिए वहां से उठाकर ले जाते हैं। शोभित के जाते ही प्रतियोगिता का अधिकारी प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अब अगले है अमृता राव। शोभिर मौर्य, अद्भुत प्रदर्शन। इन्होंने कुल 5 पत्थरों को उठाया है, जिससे इनको कुल 10 अंक प्राप्त हुए हैं और पिछले चरण के अंकों को मिलाकर कुल अंक होते हैं 17। प्रतियोगिता का अधिकारी बेहोश पड़े शोभित को देख कहता है। ये सुन सब हैरान थे। शोभित अमृता से भी आगे निकल चुका था। कुछ देर में वहां पर कुछ कर्मचारी आते हैं और शोभित को इलाज के लिए वहां से उठाकर ले जाते हैं। शोभित के जाते ही प्रतियोगिता का अधिकारी प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगली प्रतियोगी है अमृता राव। वही मैदान के एक तरफ अमृता आदित्य के साथ खड़ी सामने एक उच्च स्तंभ पर लगे एक शिलालेख को देख रही थी। वहां वो दूसरे स्थान पर आ गई थी। वहां अब के अंकों के अनुसार उनके नाम लिखे थे। पहले स्थान पर शोभित मौर्य और आखिर स्थान पर आदित्य था। बाकी सब भी उस शिलालेख की ओर देख रहे थे। अपना नाम पुकारे जाने पर अमृता बिना किसी चिंता के मैदान में जाती है और पहले पत्थर के पास खड़ी हो जाती है। जैसे ही उसे इशारा मिलता है, वो आराम से उस पत्थर को पकड़कर उठा लेती है। असल में यहाँ शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मशक्ति की भी आवश्यकता होती है। बिना आत्मशक्ति के पहले पत्थर को तो बल से उठाया जा सकता है, पर दूसरे पत्थर को उठाना बेहद मुश्किल है। आत्मशक्ति की वजह से ही ये छोटी उम्र के बच्चे इतने वजन को उठा पा रहे थे। अमृता के पहले पत्थर को उठाने पर सभी बहुत खुश हो रहे थे। उसके और आदित्य के माता पिता भी बहुत खुश थे। सभी को लग रहा था कि अमृता की आत्मशक्ति सबसे अधिक होने की वजह से वह अवश्य ही सबसे आगे जाएगी, पर अमृता उस पत्थर को फेंकते हुए मैदान से वापस चली जाती है, जिसका अर्थ था कि उसने हार मान ली है। ये देख के प्रतियोगिता का अधिकारी कहता है, अमृता ने एक ही पत्थर उठाया है, जिससे उसे मिलते हैं 2 अंक और अब कुल मिलाकर अमृता के होते हैं 17 अंक। अमृता को मैदान छोड़कर जाता देख सभी लोगों में बातें शुरू हो जाती है। ये क्या राजकुमारी अमृता बिना कोशिश किए हार कैसे मान सकती है? अरे मुझे लगता है वो उस पहले स्थान वाले लड़के को जिताना चाहती है। अरे नहीं, वो राजकुमारी है, उन्हें अधिक मेहनत करने की आदत नहीं है, इसलिए हार मान ली। हाँ 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 हाँ, सही कहा, मुझे भी यही लगता है। वहीं दूसरी तरफ अमृता और आदित्य के माता पिता भी अमृता के इस फैसले से हैरान थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अमृता जानबूझकर क्यों हार मान रही है। अमृता अभी तक वापस अपने साथियों के पास पहुंच गई थी। आदित्य उसे घूर कर देख रहा था। अमृता जानती थी
कि आदित्य उसके इस फैसले से खुश नहीं होगा, इसलिए वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए आदित्य को देख मासूमियत से कहती है, वो बहुत भारी था ना, इसलिए नहीं उठाया। आपको अच्छा लगता अगर मुझे चोट लग जाती, ये सब तो आपका कार्य है। आदित्य कुछ बोलता उससे पहले ही उनको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, तुम महलों में पले राजकुमार राजकुमारी के यही नाटक होते हैं, तुम सब क्या जानो असली परिश्रम क्या होता है। तुम सोने का कटोरा लेके पैदा हुई हो, इसलिए सब कुछ तुम्हारे लिए उपहास है। तुमको क्या पता हम जैसे आम लोगों के संघर्ष का, हमें तो कभी कभी कटोरा भी नसीब नहीं होता, कभी जमीन से कुछ उठाया भी है तुमने। कुछ लोगों को तो जमीन पर रहना और वहां से उठाकर खाना भी पड़ता है। मुझे नफरत है तुम जैसे राजकुमारी और राजकुमारों से। ये आवाज शोभित की थी। वो नफरत से आदित्य और अमृता को देखते हुए उनको सुना रहा था। उसका निशाना खास तौर पर अमृता थी। वो अमृता को ही नीचा दिखा रहा था। ये देख आदित्य को गुस्सा आ जाता है। वो शोभित को गुस्से से घूरते हुए उसे चुप करवाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, पर अमृता उसके आगे आते हुए उसे रोक लेती है। वो आदित्य के गालों को छूते हुए कहती है, आदित्य शांत हो जाए, वो बस आपको गुस्सा दिलाना चाहता है। अगर आपने कुछ किया तो आपकी छवि प्रजा के सामने खराब हो जाएगी। ये सुन आदित्य गुस्से से अमृता का हाथ हटाते हुए कहता है, मैं अपनी छवि बचाने के लिए तुम्हारा अपमान होता देख लूं, ये राजनीति के गुण मुझ में नहीं है। ये बोल आदित्य गुस्से से मुठिया कसते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। वही शोभित भी मुंह फेरते हुए दूर जा खड़ा होता है। अमृता वही खड़ी आदित्य को देखते हुए कहती है, आदित्य आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मुझे डर लगता है आपके इस गुस्से से कहीं ये गुस्सा एक दिन सब कुछ खत्म ना कर दे। तभी प्रतियोगिता का अधिकारी अगले प्रतियोगी को बुलाते हुए कहता है, अगला है सुधीर, जिनको आत्मशक्ति के परीक्षण में सिर्फ 2 अंक प्राप्त हुए थे। उस अधिकारी के सुधीर नाम लेते ही एक लड़का दूसरी तरफ से चलते हुए मैदान में आने लगता है। उस लड़के ने खुद को सर से पांव तक काले कपड़ों में ढक कर रखा था। किसी को भी उसकी काली आंखें नहीं दिखाई दे रही थी। वो चलते हुए मैदान में जाकर खड़ा हो जाता है और प्रतियोगिता के अधिकारी के इशारे के बिना पहले पत्थर की ओर बढ़ जाता है। उसे जल्दबाजी करता देख वो अधिकारी जल्दी से शुरू करने का इशारा कर देता है, पर वो तो पहले ही पहले पत्थर को उठाकर पटक देता है। वो जल्दी से दूसरे पत्थर के पास जाता है और आसानी से उसे उठाते हुए फेंक देता है। ऐसे ही वो तीसरे, चौथे और 5वें पत्थर के साथ भी करता है। सब उसके इस प्रदर्शन को देख हैरान थे। 2 चक्रों वाले किसी योद्धा का ऐसा करना नामुमकिन था, पर ना जाने कैसे वो ये सब बड़ी आसानी से कर पा रहा था। कुछ ही देर में वो 6वें पत्थर को भी उठाकर पटक देता है और आखिरी पत्थर की ओर बढ़ जाता है। ये पत्थर चिकना था और इसमें कोई भी पकड़ने का स्थान नहीं था, और तो और इसका वजन 6वें पत्थर का 2 गुना था, यानी 600 किलो। उस पत्थर को देख सुधीर के चेहरे पर भी परेशानी के भाव देखे जा सकते थे, पर वो बिना ज्यादा सोचे उस पत्थर पर अपनी पकड़ बनाता है और उसे उठाने लगता है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, पर अभी तक वो पत्थर जमीन से कुछ इंच ही ऊपर उठा था। पर लोगों के लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी। वो हैरानी से उस लड़के को देख रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये इतने शक्तिशाली बच्चे आ कहाँ से रहे हैं। वही सुधीर पूरी कोशिश करते हुए उस पत्थर को थोड़ा और ऊपर उठा लेता है, पर तभी वो पत्थर अचानक से उसके हाथों से फिसलते हुए जमीन पर जा गिरता है। ये देख सभी दर्शक सुधीर के लिए तालियां बजाने लगते हैं, पर वही सुधीर को बेहद गुस्सा आ रहा था। लोगों के उत्साह को देख प्रतियोगिता का अधिकारी उन सबको शांत करवाते हुए कहता है, शांत हो जाए। हाँ, तो सुधीर ने कुल 6 पत्थर उठाए हैं, 7वां पत्थर उसने उठा ही लिया था, पर पूरी तरह उठाने से पहले ही वो गिर गया था, इसलिए उसे मान्य नहीं किया जाएगा। 6 पत्थरों के अंक होते हैं 12, और कुल मिलाकर सुधीर के अंक हुए हैं 14। ये सुन सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वही सुधीर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। वो वहां से गुस्से में मुठ्ठियां कसते हुए चला जाता है। उसके बाद कई और बच्चों के आने जाने के बाद प्रतियोगिता का अधिकारी आखिरी प्रतियोगी को बुलाते हुए कहता है, अगले है आदित्य आर्य। वही आदित्य अपने साथियों से थोड़ा दूर हटकर खड़ा था। उसका नाम पुकारे जाने पर सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। अमृता भी उसकी ओर देख रही थी। वो धीरे धीरे चलते हुए आदित्य के पास जाती है। आदित्य का चेहरा दूसरी तरफ था, पर उसे अच्छे से पता था कि अमृता पीछे से आ रही है। अमृता आदित्य के पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसका नाम लेती है, पर वो आदित्य के कंधे को छू पाती उससे पहले ही आदित्य उसको अनसुना करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। ये देख अमृता के चेहरे पर उदासी आ जाती है। तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है और अमृता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, चिंता मत करो, उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो खुद ही मान जाएगा। ये बोलने वाली लड़की अमृता की अच्छी मित्र सुस्मिता थी। अभी पीछे से एक और आवाज आती है, अमृता तुम्हें आदित्य को नहीं रोकना चाहिए था, वो उस बड़बोले लड़के को अच्छा सबक सिखाता। ये बोलने वाला लड़का और कोई नहीं बसी था। बसी बहुत ही ज्यादा बोलने वाला एक हंसमुख लड़का था। वो अधिकतर आदित्य के साथ रहता था। बसी सुस्मिता को पसंद भी करता था,
पर वो हमेशा उस पर चिल्लाती रहती थी, इसलिए वो उससे बात करने से डरता था। सुस्मिता, बसी, अमृता और आदित्य अधिकतर एक साथ ही पाए जाते थे। यूं कह सकते हो इनका एक समूह था। वही सुस्मिता जैसे ही बसी की बात सुनती है तो उसे घूरते हुए कहती है, आदित्य हमारी तरह कोई आम बच्चा नहीं है, वो जो भी करता है उसका सीधा असर उसके राज्य की प्रतिष्ठा पर होता है, इसलिए अमृता ने जो किया वो सही था। सुस्मिता की डांट सुनते ही बसी की आवाज ही नहीं निकल रही थी। पीछे दूर खड़े बाकी के लड़के लड़कियां बसी की हालत देख हंस रहे थे। वही हमेशा हंसती रहती अमृता के चेहरे पर उदासी थी। उसे देख रही सुस्मिता भी उदास थी। अमृता की नजरें आदित्य पर थी, जो अभी तक मैदान में पहेल पत्थर के पास जाके खड़ा हो गया था। तभी प्रतियोगिता का अधिकारी आदित्य को शुरू करने का इशारा देता है। वही सुस्मिता जैसे ही बसी की बात सुनती है तो उसे घूरते हुए कहती है, आदित्य हमारी तरह कोई आम बच्चा नहीं है, वो जो भी करता है उसका सीधा असर उसके राज्य की प्रतिष्ठा पर होता है, इसलिए अमृता ने जो किया वो सही था। सुस्मिता की डांट सुनते ही बसी की आवाज ही नहीं निकल रही थी। पीछे दूर खड़े बाकी के लड़के लड़कियां बसी की हालत देख हंस रहे थे। वही हमेशा हंसती रहती अमृता के चेहरे पर उदासी थी। उसे देख रही सुस्मिता भी उदास थी। अमृता की नजरें आदित्य पर थी, जो अभी तक मैदान में पहेल पत्थर के पास जाके खड़ा हो गया था। तभी प्रतियोगिता का अधिकारी आदित्य को शुरू करने का इशारा देता है। इशारा पाते ही आदित्य पहले पत्थर की ओर हाथ बढ़ाता है और उसे पकड़ते हुए ऊपर उठा लेता है। उस पत्थर को उठाने में लगने वाली ताकत आदित्य के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वहीं ये देख भीड़ में बैठे कुछ लोग आदित्य का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, इसका चेहरा तो देखो, पहले पत्थर में ही इसकी हालत खराब हो गई, मुझे नहीं लगता कि ये दूसरा पत्थर उठा भी सकेगा। हा, सही कहा भाई, पर दूसरा पत्थर तो उसे उठा लेना चाहिए, नहीं तो वो मर्द कहलाने के लायक नहीं रहेगा। पर वो तो बच्चा है, हा। ये सब बोलते हुए वो हंस रहे थे। वो ये भूल गए थे कि वो एक राजकुमार का उपहास बना रहे हैं। उनको ये सब बोलता उनके पीछे बैठा एक शख्स सुन रहा था। वही मैदान में आदित्य दूसरे पत्थर की ओर बढ़ जाता है और पहले की तरह ही उस पत्थर को पकड़कर ताकत लगते हुए उठा लेता है। उसके चेहरे के भाव वैसे ही थे जैसे पहले पत्थर को उठाते समय थे। ये बारीकी किसी ने भी नहीं देखी थी, लेकिन आदित्य के गुरु ने ये देख लिया था और ये देख उनको विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो कुछ समय और प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही आदित्य तीसरा पत्थर उठाता है तो उसे देख आदित्य के गुरु को यकीन हो जाता है कि वो जो देख रहा है वो सच है। आदित्य एक के बाद एक पत्थर उठाता जा रहा था और सबको हैरान करता जा रहा था। लोगों को अपनी आंखों देखे दृश्य पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बिना आत्मशक्ति के आदित्य इतने वजन को कैसे उठा पा रहा है। उसकी बुराई करने वाले लोगों के तो मुंह खुले के खुले ही रह गए थे। वही अमृता और आदित्य दोनों के माता पिता आदित्य के इस कौशल को देख हैरान तो नहीं पर बेहद खुश थे, क्योंकि वो आदित्य के बचपन से ही उसकी प्रतिभा देखते आ रहे हैं। दूसरी ओर अमृता और उसके साथी भी खुश थे। आदित्य एक के बाद एक पत्थर को उठाता जा रहा था। वही ये सब शोभित भी देख रहा था। आदित्य की आत्मशक्ति शिला ने नहीं दिखाई थी, इसलिए सबकी तरह शोभित भी आदित्य को एक बिगा हुआ सैनिकों के दम पर लोगों को दबाने वाला कमजोर राजकुमार समझ रहा था। पर उसका ये प्रदर्शन देखकर शोभित मन ही मन कहता है, ये बाकी के राजकुमारों से भिन्न है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता, आखिर ये भी तो एक राजकुमार ही है और सभी राजकुमार एक जैसे ही होते हैं, घमंडी। देखते देख आदित्य छठवां पत्थर भी उठाकर फेंक देता है। अब बारी थी आखिरी के पत्थर की। आदित्य उसके सामने जाके खड़ा हो गया था। सबकी नजरें आदित्य पर ही टिकी हुई थी। वही सबके साथ साथ एक और शख्स था जो आदित्य को घूरते हुए देख रहा था। ये वही लड़का था जिसने सबसे ज्यादा पत्थरों को उठाया था। वो आदित्य को गुस्से से घूरते हुए मन ही मन कहता है, मुझे इससे बचकर रहना होगा, ये मेरे मकसद के बीच में आ सकता है। दूसरी ओर आदित्य एक नज़र सबकी ओर देखता है और फिर अपना ध्यान उस सातवें पत्थर पर केंद्रित कर लेता है। वो देख पा रहा था कि उस गोलाकार पत्थर को जानबूझकर गोल और चिकना बनाया गया है। इस पत्थर को उठाने के लिए सिर्फ ताकत की ही नहीं, बुद्धि की भी जरूरत पड़ेगी, पर आदित्य अधिक ना सोचते हुए उस पत्थर को आम पत्थर की तरह पकड़ता है। ये देख सभी पहले ही समझ गए थे कि आदित्य असफल होगा, क्योंकि जैसे उसने उस पत्थर को पकड़ा था वैसे तो वो बड़ी आसानी से उसके हाथ से फिसल जाएगा। भीड़ में बैठ वही कुछ लोग जो पहले आदित्य के बारे में बोल रहे थे, वो ये देख उसका उपहास उड़ाते हुए कहते हैं, सच में इसके अंदर बुद्धि नहीं है। हाँ भाई, ऐसे तो ये इस पत्थर को हिला भी नहीं पाएगा। हा। वो सभी आदित्य पर हंस रहे थे। वही शोभित भी ये देख मन ही मन कहता है, इस तरह पकने पर तो वो पत्थर हिलेगा भी नहीं, ये क्या कर रहा है, इसमें दिमाग है कि नहीं। वही पास में बैठे आदित्य के गुरु पहले से कुछ अंदाजा नहीं लगाते हैं। उसको आदित्य की आंखों में कुछ अलग सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थी।
तभी आदित्य उस पत्थर पर पकड़ कसते हुए ऊपर की ओर जोर लगाने लगता है। वो लोग अभी भी आदित्य पर हंस रहे थे कि तभी आदित्य एकदम से उस पत्थर को ऊपर उठा लेता है। ये देख उन हंस रहे लोगों के साथ साथ बाकी सबके भी मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। आदित्य कुछ पलों तक उसे उठा के रखता है और फिर जमीन पर फेंक देता है। शोभित हैरानी से आदित्य को देख रहा था। वो उसे देखते हुए मन में कहता है, ये इसने कैसे किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अपने राजकुमार होने का फायदा उठाया हो और सभी पत्थरों को बदल दिया हो? पर सभी पत्थर तो वही है और मैंने किसी को उन्हें बदलते हुए भी नहीं देखा। कुछ कर्मचारी उसे ठीक से रखने के लिए आते हैं पर इतने लोगों की नजरों में होते हुए उनके लिए भी पत्थरों को बदलना मुश्किल है। इसका मतलब कि ये इसकी अपनी शक्ति है। ठीक है, इसका प्रमाण इस आखिरी चरण में मिल जाएगा। वही सुधीर आदित्य को घूर कर देख रहा था। तभी वो किसी को आत्मा संदेश से संपर्क करते हुए कहता है, मालिक, मैं अपने लक्ष्य के बेहद करीब हूं पर आपने जिस लड़के का नाम बताया था मुझे लगता है वो मुसीबत खड़ी कर सकता है। तभी उसे दूसरी तरफ से जवाब आता है, जो भी बीच में आए उसे खत्म कर दो। ये सुन सुधीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वही प्रतियोगिता का अधिकारी आदित्य के इस पराक्रम को देख हैरान होते हुए कहता है, आदित्य आर्य, अद्भुत पराक्रम, आप में सभी पत्थरों को उठाया है जिससे आपको प्राप्त होते हैं 18 अंक। आदित्य एक नज़र उस अधिकारी की ओर देखता है और परिणाम सुनते ही वहां से वापस अपनी जगह पर जाने लगता है। वही अमृता आदित्य के अच्छे प्रदर्शन से बहुत खुश हो गई थी। वो तो ये भी भूल गई थी कि आदित्य उससे नाराज है। जैसे ही आदित्य वहां आता है, वो खुशी के मारे उसके गले लग जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती थी आदित्य आप अच्छा ही करेंगे, मेरे आदित्य जैसा कोई नहीं है। वो खुश होते हुए ये सब आदित्य से बोल ही रही थी कि आदित्य उसे दूर करते हुए वहां से आगे चला जाता है और अपने हाथ में पहनी एक अंगूठी से एक पानी से भरी बोतल निकाल चेहरा ऊपर करते हुए कुछ पानी चेहरे पर डाल लेता है और फिर हाथ से पानी साफ करते हुए बालों का पानी झटक कर हटा देता है। अमृता फिर से उदास हो जाती है। आदित्य के इस बर्ताव को देख अमृता के साथ खड़ी सुस्मिता को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आदित्य को कुछ बोलने ही जा रही थी कि अमृता उसका हाथ पकड़ रोकते हुए ना में सर हिला देते हैं। सुस्मिता गुस्से से आदित्य को देखते हुए नजरें फेर लेती है। वही बसी आदित्य के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है पर आदित्य हाँ ना में जवाब दे रहा था। कई सवालों पर तो वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। तभी सभी को प्रतियोगिता अधिकारी की आवाज सुनाई देती है। वो सबको देखते हुए कहता है, 1000 बच्चों में से 150 बच्चों को चुन लिया गया है। ये सभी बच्चे द्रोणा में प्रवेश कर सकते हैं। इनके अलावा शीर्ष 8 बच्चों का आखिरी मुकाबला करवाया जाएगा। इन सभी बच्चों को द्रोणा खास तौर पर अभ्यास संसाधन मुहैया करवाएगा पर इन 8 बच्चों को मिलने वाले संसाधन मुकाबले में उनकी स्थिति पर निर्भर करेगा। उन 8 बच्चों के नाम है अमृता, शोभित, सुधीर, बसी, सुस्मिता, बल्लू, माधव और आदित्य। ये सभी हमारे 8 चुनिंदा योद्धा है। अब इन सभी के बीच एक के साथ एक का मुकाबला होगा पर इसमें एक बदलाव है। ये सभी तलवार से नहीं हाथों और पैरों से लड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1000 बच्चों में से 150 बच्चों को चुन लिए गया है। ये सभी बच्चे द्रोणा में प्रवेश कर सकते हैं। इनके अलावा शीर्ष 8 बच्चों का आखिरी मुकाबला करवाया जाएगा। इन सभी बच्चों को द्रोणा खास तौर पर अभ्यास संसाधन मुहैया करवाएगा पर इन 8 बच्चों को मिलने वाले संसाधन मुकाबले में उनकी स्थिति पर निर्भर करेंगे। उन 8 बच्चों के नाम है अमृता, शोभित, सुधीर, बसी, सुस्मिता, बल्लू, माधव और आदित्य। ये सभी हमारे 8 चुनिंदा योद्धा है। अब इन सभी के बीच एक के साथ एक का मुकाबला होगा पर इसमें एक बदलाव है। ये सभी तलवार से नहीं हाथों और पैरों से लड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतियोगिता अधिकारी सबको देखते हुए कहता है। कुछ ही देर में कुछ योद्धाओं द्वारा वहां उस मुकाबले के लिए मैदान तैयार कर दिया जाता है। सबसे पहला मुकाबला अमृता और माधव के बीच होने वाला था। दोनों मैदान में आमने सामने खड़े थे। माधव एक अच्छा योद्धा था पर वही अमृता को युद्ध कला का अधिक ज्ञान और अनुभव नहीं था। पर अमृता की आत्मशक्ति अधिक थी जिस वजह से कुछ ही हमलों में माधव हार गया था। मुकाबले का ये परिणाम वरिष्ठ योद्धाओं के लिए हैरान कर देने वाला था पर दर्शकों को तो पता था कि अमृता ही जीतेगी। इसके बाद दूसरा मुकाबला शोभित का बसी के साथ होने वाला था। बासी भले ही हंसमुख स्वभाव का था लेकिन वो एक अच्छा योद्धा था। खासतौर पर द्वंद्व युद्ध में वो बहुत अच्छा था। कुछ ही देर में उन दोनों में मुकाबला शुरू हो जाता है। शोभित शुरुआत में बसी को एक कमजोर योद्धा समझ रहा था पर मुकाबले के शुरू होते ही बसी उसे बता देता है कि वो कोई कमजोर योद्धा नहीं है। बसी के हमले इतना तेज और ताकतवर थे कि शोभित को अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे थे। ये देख शोभित मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए ही बसी को देख कहता है, मानना पड़ेगा तुम बहुत अच्छे योद्धा हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे सामने इतने समय तक खड़े रह पाओगे पर तुम अच्छा किए, लेकिन अब तुम्हें आराम करना चाहिए। ये बोलते हुए शोभित अपनी सारी आत्मशक्ति को अपनी मुट्ठी में प्रवाहित करते हुए एक जोरदार मुक्का उसके सीने पे दे मारता है। वो मुक्का इतना तेज था, बसी पीछे खिसकते हुए मैदान से बाहर की तरफ जाने लगता है। सभी के सामने फैसला आ ही गया था।
इसलिए शोभित चलते हुए वापस मैदान से बाहर जाने लगता है। उसने अभी एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि तभी लोगों की आवाज सुन वो एक पल के लिए रुक जाता है। लोग जोर जोर से बसी का नाम ले रहे थे। ये सुन शोभित बसी की ओर देखता है तो वो पाता है कि वो अभी भी मैदान के किनारे पर था। उसके मुंह से रक्त बह रहा था। ये देख शोभित हैरान होते हुए मन में कहता है, ये कितना जिद्दी है। ये बोलते हुए शोभित बसी के पास जाने लगता है। बसी जमीन पर पड़ा हुआ था। वो दर्द सहते हुए सीने पर हाथ रखकर किसी तरह खड़ा होता है और शोभित को देख कहता है, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। वो ये बोल ही रहा था कि तभी वो जमीन पर गिरने वाला होता है। पर सभी समय पर शोभित उसे पकड़ लेता है और उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, तुम बहुत अच्छे योद्धा हो, एक तरह से तुमने जीत हासिल कर ही ली है। देखो उन सब लोगों को कैसी वो तुम्हारा नाम लेकर चिल्लाते हुए प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह सुन बसी एक नज़र चारों ओर डालता है तो उसमें वहां पर सभी लोग उसका नाम ही लेते हुए दिखाई देते हैं। वो देख रहा था कि तभी शोभित उसे देखते हुए कहता है, बस करो, लड़ना मुकाबला खत्म हो चुका है। ये बोलते हुए शोभित बसी को मैदान से बाहर की ओर धक्का दे देता है और उसको देखते हुए मन में कहता है, माफ करना, मेरे लिए जीतना आवश्यक है, इससे बहुत से लोगों की उम्मीदें और विश्वास जुड़े हुए हैं। ये कहते हुए वो वहां से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही प्रतियोगिता का अधिकारी शोभित को विजेता घोषित करता है और अगले मुकाबले की घोषणा भी कर देता है। अगला मुकाबला सुधीर और सुस्मिता का होता है। सुस्मिता भी हाथों और पैरों से लड़ना अच्छे से जानती थी। वो बेहद तेज और खतरनाक योद्धा थी। सुधीर और सुस्मिता का मुकाबला काफी लंबा चलता है। सुधीर को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को रोक रहा हो, पर यह बात कोई भी देखकर नहीं बता सकता था। अंततः सुधीर लड़ते हुए मैदान के एकदम किनारे पर पहुंच गया था। ये देख सुस्मिता मुस्कुराती है और उछलते हुए पैरों से सुधीर पर हमला कर देती है। जैसे ही वो सुधीर के पास पहुंचती है तो सुधीर के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। ये देख सुस्मिता को समझते हुए देर नहीं लगती कि यह सब एक जाल था। असल में वो सुधीर को नहीं, सुधीर उसे यहाँ तक लेकर आया था और उसे मजबूर किया था कि वो उस पर पैरों से हमला करे। हवा में होने की वजह से सुस्मिता तो अपन दिशा बदल सकती थी और न वो रुक सकती थी। इस बात का फायदा सुधीर ने उठाया था। जैसे ही सुस्मिता का हमला सुधीर को लगने वाला था, उससे पहले ही सुधीर तेजी से उसके आगे से हट जाता है और सुस्मिता सीधा मैदान से बाहर जाकर गिरती है। नियमों के अनुसार मैदान से बाहर जाने वाला योद्धा पराजित मान लिया जाता है। तभी प्रतियोगिता का अधिकारी आते हुए सुधीर को विजेता घोषित करता है और अगले मुकाबले की घोषणा भी करता है। अगला मुकाबला आदित्य और बल्लू का था। दोनों ही आमने सामने खड़े थे। बल्लू आदित्य को देखते हुए हंसकर कहता है, तुम वही हो ना जिसकी आत्मशक्ति इतनी कम है कि शिला में भी दर्ज नहीं हुई। मैं तो कहता हूं अभी भी समय है, हार मानकर मुकाबले से पीछे हट जाओ, नहीं तो बुरी तरह घायल हो जाओगे। ये सुन आदित्य उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें लड़ना भी आता है या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते हो। आदित्य की बात सुन उसे गुस्सा आ जाता है। वो आदित्य को देख कहता है, ठीक है, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये बोलते हुए वो आदित्य की ओर तेजी से बढ़ता है और आत्मशक्ति पूरे शरीर में प्रवाहित करते हुए एक जोरदार मुक्का आदित्य की ओर मार देता है। वो मुक्का बहुत शक्ति के साथ मारा गया था। उसका निशाना आदित्य का चेहरा था। पर जैसे ही वो उससे टकराने वाला होता है, आदित्य अपना सर दूसरी तरफ झुका लेता है और उसका मुक्का बगल से निकल जाता है। ये देख बल्लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तेजी से कई बार मुक्कों से हमला करता है, पर आदित्य हर बार उसके हमलों से आसानी से बच जाता है। उसने अभी तक अपना हाथ तक नहीं हिलाया था। ये बात बल्लू को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। तभी बल्लू गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी सारी आत्मशक्ति एक हाथ में एकत्रित करता है और उस हाथ की मुट्ठी कसते हुए आदित्य के सर को निशाना बनाते हुए मार देता है। जैसे ही उसका मुक्का आदित्य के चेहरे को छूने वाला होता है, उससे पहले ही वो बीच रास्ते में रुक जाता है। बल्लू के पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उसका मुक्का आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि आदित्य ने उसे खुद तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया था। वहीं ये देख सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आदित्य के शरीर पर कहीं भी कोई आत्मशक्ति नहीं दिखाई दे रही थी, पर उसने एक आत्मशक्ति युक्त मुक्के को आसानी से रोक लिया था। ये कोई आम बात नहीं थी। वही आदित्य और अमृता दोनों के माता पिता ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। आदित्य के गुरु भी बहुत हैरान और खुश थे, पर अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ था और ना आदित्य जीता था। तभी सब देखते हैं कि आदित्य अपने हाथ की 2 उंगलियों से बल्लू के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर वार करता है। उसके हमले की गति बेहद तेज थी। उसने पलक झपकते ही 20 से भी ज्यादा वार किए थे। उसे देख उसके पिता रघुवीर भावेश राव, उसके गुरु और बाकी के वरिष्ठ योद्धा हैरान हो जाते हैं। कोई भी इस कला को नहीं जानता था, पर प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र था। प्राचीन काल में जब ये दुनिया और असुरों की दुनिया एक साथ जुड़ी हुई थी,
तब ये कला सभी को आती थी। लोग तलवारों का इस्तेमाल कम ही किया करते थे। उस समय सिर्फ हाथों से ही मुकाबले और छोटे मोटे युद्ध किए जाते थे। आदित्य असुरों के राजा का पुनर्जन्म था, इसलिए उसे ये कला भली भांति आती थी। तभी सब देखते हैं कि बल्लू जिंदा लाश की तरह जमीन पर गिर जाता है। बल्लू अपना शरीर तक नहीं हिला पा रहा था। उसकी आंखें हैरानी से खुली हुई थी। तभी आदित्य उसके पास जाते हुए नीचे बैठकर झुकते हुए कहता है, किसी कमजोर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्या पता जिसे तुम कमजोर समझ रहे हो वो सच में कमजोर हो या नहीं समझे। बल्लू आदित्य को ही देख रहा था। तभी वो देखता है कि ये सब बोलते हुए कुछ पल के लिए आदित्य की आंखें लाल हो जाती है। उसकी आंखों में एक सुनहरे रंग का एक्स घूम रहा था। ये देख बल्लू घबरा जाता है। वो नहीं जानता था कि वो क्या है, पर आदित्य उसे बहुत खतरनाक लग रहा था। वो आंखें असुरों की दुर्लभ शक्ति थी। उसे असुर लोक में कालदृष्टि के नाम से जानते थे। कालदृष्टि असुरों में उतने ही दुर्लभ थी जितनी कि इस दुनिया में लाल अग्नि यानी देव अग्नि थी। आदित्य को कभी भी अपनी कालदृष्टि का आभास तक नहीं हुआ था। वो अभी ना तो उसके बारे में जानता था और ना ही उसे काबू कर सकता था। वो जैसे ही बल्लू को घबराते हुए देखता है तो उसे लगता है बल्लू अपने शरीर को ना हिला पाने की वजह से डरा हुआ है। इसलिए वो बल्लू के माथे पर 2 उंगलियां रख हल्का सा दबाते हुए मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, कुछ ही मिनटों में तुम्हारा शरीर वापस से तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ये बोल वो वहां से चला जाता है। सभी अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि अभी अभी उन्होंने क्या देखा है। आदित्य का गुरु भी यही सोच रहा था कि जो कला इस दुनिया में किसी को नहीं आती वो उसे कैसे आती है। तभी प्रतियोगिता अधिकारी आते हुए आदित्य को विजेता घोषित करता है और सभी को देखते हुए कहता है, अगला मुकाबला आदित्य और शोभित के साथ साथ अमृता और सुधीर का भी होगा। दोनों के मुकाबले एक साथ होंगे। दोनों मुकाबलों के विजेता आखिरी में आपस में मुकाबला करेंगे। चिंता मत करो, कुछ ही मिनटों में तुम्हारा शरीर वापस से तुम्हारे काबू में आ जाएगा। आदित्य जमीन पर पड़े बल्लू को देखते हुए कहता है। ये बोल वो वहां से चला जाता है। सभी अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि अभी अभी उन्होंने क्या देखा है। आदित्य का गुरु भी यही सोच रहा था कि जो कला इस दुनिया में किसी को नहीं आती वो उसे कैसे आती है। तभी प्रतियोगिता अधिकारी आते हुए आदित्य को विजेता घोषित करता है और सभी को देखते हुए कहता है, अगला मुकाबला आदित्य और शोभित के साथ साथ अमृता और सुधीर का भी होगा। दोनों के मुकाबले एक साथ होंगे। दोनों मुकाबलों के विजेता आखिरी में आपस में मुकाबला करेंगे। कुछ ही देर में वहां लड़ने के लिए 2 मैदान तैयार कर दिए जाते हैं। वही दूसरी ओर आदित्य बसी के साथ खड़ा था। उसे अधिक चोट नहीं आई थी। शोभित ने अपने हमले को नियंत्रित किया था ताकि बसी को कोई गंभीर और अंदरूनी चोट ना आए। वही थोड़ी दूरी पर शोभित भी पालथी मारकर बैठा हुआ था। वो आत्म साधना कर रहा था। सबकी निगाहें उन चारों पर थी। अमृता आदित्य के पास ही खड़ी थी। वो जानती थी कि आदित्य अभी भी गुस्से में है, इसलिए वो उसके पास नहीं जाती है। वो दूर से ही आदित्य को निहार रही थी। ये आदित्य भी महसूस कर पा रहा था, पर वो अमृता की ओर नहीं देखता है। तभी प्रतियोगिता अधिकारी सबको मैदान में आने के लिए कहता है। उसकी बात सुन वो चारों मैदान की ओर जाने लगते हैं। सभी उनको अच्छा करने की शुभकामनाएं दे रहे थे। आदित्य भी खड़ा होकर अमृता के पास से गुजरते हुए मैदान की ओर जाने लगता है। तभी उसे पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है, आदित्य। ये आवाज अमृता की थी। अमृता को पता था कि आदित्य नहीं रुकेगा, पर फिर भी वो उसने उसे आवाज दी थी। आदित्य उसकी सोच के बिल्कुल उलट उसकी आवाज सुन रुक जाता है। जैसे ही अमृता अपना सर ऊपर कर सामने देखती है तो उसे आदित्य वही खड़ा दिखाई देता है, पर उसने पलट कर एक बार भी नहीं देखा था। अमृता आदित्य को देख मुस्कुराते हुए कहती है, जीत कर आना। ये सुन आदित्य कुछ पल रुकता है और फिर वहां से आगे चला जाता है। वही अमृता अभी भी मुस्कुरा रही थी। वो आदित्य के उसकी बात सुनने के लिए रुकने भर से खुश थी। वही चारों योद्धा अपनी अपनी जगह पर आ चुके थे। आदित्य और शोभित आमने सामने खड़े थे। दोनों एक ही मैदान में खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। वही दूसरे मैदान में अमृता और सुधीर आमने सामने खड़े थे। सभी मुकाबला शुरू करने के इशारे की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में प्रतियोगिता अधिकारी का इशारा मिलने पर दोनों मैदानों में मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों मैदान आसपास ही थे। वो लोग एक दूसरे को देख सकते थे, लेकिन उनका ध्यान अभी सिर्फ मुकाबले पर था। वही पहले मैदान में आदित्य पहले की ही तरह सिर्फ हमलों से बच रहा था। उसने अभी तक कोई हमला नहीं किया था। वो जानबूझकर शोभित को नीचा दिखा रहा था। वो उससे थोड़ी देर पहले अमृता को भला बुरा कहने की वजह से परेशान कर रहा था। शोभित भी गुस्से से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि आदित्य मुकाबला करने की बजाय सिर्फ बचे जा रहा था। वही दूसरे मैदान में अमृता ने अपनी आत्मशक्ति को दोनों हाथों में प्रवाहित किया हुआ था। सुधीर जैसे ही उसकी ओर एक मुक्का मारता है, अमृता जल्दी से उसके जवाबी हमले में वापस से उसकी ओर एक मुक्का मार देती है। देखते देख दोनों के मुक्के आपस में टकरा जाते हैं।
जैसे ही दोनों के मुंह के आपस में टकराते हैं, सुधीर का शरीर कांप उठता है। वो खिसकते हुए सीधा मैदान से बाहर की तरफ जाने लगता है। पर मैदान के किनारे पर पहुंचते ही सुधीर खुद को नियंत्रित करते हुए रोक लेता है। वो जमीन पर गिरने से कुछ ही इंचों की दूरी से बचा था। दर्शक दोनों मुकाबले देख बहुत खुश दिख रहे थे। वही सुधीर उदास और परेशान होने की बजाय मुस्कुरा रहा था। तभी वो मुस्कुराते हुए मन में कहता है, लगता है समय आ गया है। ये बोलते ही अचानक से उसकी आभा खतरनाक हो जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थी, जो कि उसके कपड़ों की वजह से छुपी हुई थी। वही उसकी आभा दूसरे मैदान में लड़ रहे आदित्य और शोभित भी महसूस करते हैं। आदित्य को उस आभा में कुछ तो गलत महसूस हो रहा था। उसका ध्यान अमृता की तरफ था कि तभी उसके चेहरे पर एक मुक्का पड़ता है और वो मैदान की जमीन पर दूर जाके गिरते हुए लगभग मैदान के किनारे पर फिसलता हुआ चला जाता है। आदित्य जमीन पर ही पड़े हुए ऊपर शोभित की ओर देखता है और गुस्से से एक मुक्का जमीन पर मारते हुए खड़ा हो जाता है। आदित्य तेजी से शोभित की ओर बढ़ता है और 2 उंगलियों से उसके शरीर के एक हिस्से पर वार कर देता है। पर आदित्य की उंगलियां उसे छू पाती उससे पहले ही शोभित अपने हाथ से वार करते हुए आदित्य के हाथ को खुद से दूर कर देता है। ये देख आदित्य भी डरावनी मुस्कान के साथ शोभित को देखता है और फिर से उन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। वही अब अमृता का कोई हमला सुधीर को छू तक नहीं पा रहा था। देखने वालों को ऐसा लग रहा था कि जैसे सुधीर अमृता के साथ खेल रहा हो, तभी सुधीर एकदम से अमृता के आते मुक्के को उसका हाथ पकड़ते हुए रोक लेता है और दूसरे हाथ से एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मार देता है। थप्पड़ के पड़ते ही उसके मुंह से आदित्य का नाम निकलता है। अमृता तेजी से उड़ते हुए मैदान से बाहर की ओर जाने लगती है। उसके गाल पर सुधीर की उंगलियां छप गई थी और होठों के किनारों से रक्त बह रहा था। वो मैदान से बाहर जाके गिरती उससे पहले ही सुधीर उसके सामने आते हुए एक लात मारकर उसे मैदान के बीचों बीच पटक देता है। वही आदित्य ये सब देखकर गुस्से से कांपने लगता है। वो बिना सोचे समझे तेजी से अमृता की ओर बढ़ने लगता है, पर वो मैदान से बाहर जाता उससे पहले ही शोभित भी उसे रोकते हुए एक लात मार देता है। आदित्य दोबारा से जमीन पर जा गिरता है, पर उसने खुद को संभाल लिया था। वो जल्दी से खड़ा होते हुए घूरकर शोभित को देखता है। गुस्से से उसकी मुठ्ठियां कस गई थी। आदित्य की आंखें अब भावहीन लग रही थी। उसका गुस्सा इस सीमा तक बढ़ गया था कि उसके चेहरे पर गुस्सा नजर भी नहीं आ रहा था। वो तेजी से शोभित की ओर बढ़ता है। शोभित आदित्य को पास आता देख एक मुक्का उसकी दिशा में मार देता है, पर इस बार आदित्य उसके मुक्के को अपने हाथों से रोक लेता है और 2 उंगलियों से उसके कंधे के पास वार कर देता है। उसके इस वार से तुरंत शोभित का वो हाथ ढीला पड़ जाता है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उस हाथ में जान ही ना हो। वही दूसरी ओर सुधीर शैतानी मुस्कान के साथ अमृता की ओर बढ़ता है और अमृता के पास जाके उसको देखते हुए धीरे से कहता है, अरे अरे देखो तो राजकुमारी की क्या हालत हुए पड़ी है। कौन है वो दुष्ट जिसने इनकी ये दशा की है? क्या वो मैं ही हूँ? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तो राजकुमारी जी कैसा लग रहा है? आसपास देख लो अपने करीबियों को अंतिम बार, क्योंकि तुम यहाँ से जीवित वापस नहीं जाने वाली। ये बोलते हुए सुधीर मुस्कुरा रहा था। तभी दर्द से कराह रही अमृता मुस्कुराते हुए सुधीर को देख कहती है, कोशिश कर लो पर तुमसे नहीं हो पाएगा। जब तक आदित्य यहाँ है तुम मुझे मार नहीं पाओगे और ये चोटें इनका मूल्य तुम्हें 100 गुना देकर चुकाना पड़ेगा। ये सुन और अमृता की मुस्कान देख सुधीर को अपमानित महसूस होता है। वो गुस्से से अमृता को देखते हुए 10 से भी अधिक बार अमृता के पेट पर पैरों से हमला करता है। वही आदित्य सब कुछ देख और महसूस कर रहा था। उसने अभी तक शोभित का चेहरा रक्त से भर दिया था। शोभित के दोनों हाथ कुछ समय के लिए बेकार हो गए थे, पर वो अभी भी आदित्य से मुकाबला कर रहा था। वो पैरों से आदित्य पर हमला किए जा रहा था। तभी आदित्य अपना हाथ पीछे करते हुए एक जोरदार हमला शोभित के सीने पर करता है। वो हमला बहुत शक्तिशाली थी। आदित्य ने अपनी हथेली से हमला किया था, जिसके लगते ही एकदम से शोभित का शरीर बेजान हो जाता है और तेजी से उड़ते हुए मैदान से बाहर जा गिरता है। वही आदित्य की आंखें दोबारा से लाल रंग में सुनहरे एक्स के साथ चमकती है। दूसरी ओर सुधीर के आखिरी वार से अमृता मैदान के किनारे पहुंच गई थी। वो धीरे धीरे खिसकते हुए मैदान से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी सुधीर आते हुए उसे गर्दन से पकड़ जमीन से ऊपर उठा लेता है। वो उसे मारना चाहता था, इसलिए उसने अमृता का गला कसकर दबा रखा था, पर तभी अमृता के आसपास एक अदृश्य शक्ति का घेरा बन जाता है और वो सुधीर को दूर फेंक देता है। अमृता बेहोश हो चुकी थी, पर वो अभी भी उसी स्थिति में हवा में तैर रही थी। वो अदृश्य घेरा ही उसे हवा में रखे हुए था। वहां बैठे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदित्य और अमृता के माता पिता परेशान और क्रोधित दोनों थे, पर कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिसे राजा भी नहीं तोड़ सकते थे। वही आदित्य की आंखें इस बार लंबे समय तक चमक रही थी, पर सबकी नजरें अमृता पर थी। उनको लग रहा था
कि वो अमृता की कोई शक्ति है, पर वो आदित्य की कालदृष्टि का असर था। तभी उसकी कालदृष्टि अमृता को मैदान से नीचे फेंक देती है। सुधीर तेजी से अमृता को मैदान से बाहर जाने से रोकने के लिए भागता है। वही आदित्य अमृता को ऊंचाई से गिरता देख तेजी से उसकी ओर भागता है। सुधीर जैसे ही वहां पहुंचता है, अमृता उसकी पहुंच से दूर जा चुकी होती है। वो गुस्से से ये सब देख ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि आदित्य तेजी से आते हुए अमृता को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। आदित्य की आंखें वापस से पहले जैसी हो गई थी। वही सुधीर जैसे ये सब देखता है, उसे अमृता की वो मुस्कान और वो बात याद आने लगती है। आदित्य के होते तुम मुझे नहीं मार सकते। ये याद आते हुए वो गुस्से से आदित्य और अमृता को देखते हुए मन में कहता है, तो ठीक है, सबसे पहले मैं इस आदित्य को ही खत्म कर देता हूँ। सुधीर जैसे ही वहां पहुंचता है, अमृता उसकी पहुंच से दूर जा चुकी होती है। वो गुस्से से ये सब देख ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि आदित्य तेजी से आते हुए अमृता को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। आदित्य की आंखें वापस से पहले जैसी हो गई थी। वही सुधीर जैसे ये सब देखता है, उसे अमृता की वो मुस्कान और वो बात याद आने लगती है। आदित्य के होते तुम मुझे नहीं मार सकते। ये याद आते हुए वो गुस्से से आदित्य और अमृता को देखते हुए मन में कहता है, तो ठीक है, सबसे पहले मैं इस आदित्य को ही खत्म कर देता हूँ। आदित्य अमृता को अपनी गोद में उठाते हुए वहां से अपने साथियों के पर ले जाता है और वहां पर पत्थर से बनी बैठने की जगह पर अमृता को लेटाते हुए वही उसके पास घुटनों पर बैठ जाता है। अमृता का चेहरा लाल पड़ गया था। उसके एक गाल पर सुधीर की उंगलियों के निशान थे और होठों के किनारों से हल्का हल्का रक्त बह रहा था। उसके कंधों और पेट पर भी बहुत सी खरोंचें थी। अमृता की हालत देख आदित्य का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वही आदित्य के पीछे खड़ा बसी आदित्य को गुस्से में देख परेशान होते हुए कहता है, आदित्य संभालो खुद को, गुस्से से कुछ ठीक नहीं होगा। आदित्य बसी की बात सुनकर भी अनसुनी कर देता है। वो अमृता के होठों के किनारे से अपनी उंगली से रक्त को साफ करते हुए गुस्से से मुट्ठी कस लेता है। प्रतियोगिता अधिकारी ने सुधीर और आदित्य को विजेता घोषित कर दिया था और अगले मुकाबले की घोषणा भी कर दी थी। आदित्य वहां से खड़ा होते हुए मैदान की ओर जाने लगता है। सुधीर पहले से ही मैदान में खड़ा था और शैतानी मुस्कान के साथ आदित्य को देख रहा था। जैसे ही आदित्य मैदान में पहुंचता है, प्रतियोगिता अधिकारी मुकाबला शुरू करने का इशारा कर देता है। मुकाबला शुरू होते ही सुधीर तेजी से आदित्य के पास आता है और एक जोरदार मुक्का आदित्य के चेहरे पर मार देता है। आदित्य लगभग गिरने ही वाला था, पर वो अपनी जगह पर खड़ा रहते हुए खुद को संभाल लेता है और वापस से सुधीर को देखते हुए खतरनाक तरीके से मुस्कुराता है। सुधीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो आदित्य की मुस्कान से एक पल के लिए घबरा जाता है। लेकिन अगले पल ही वो खुद को संभालते हुए आदित्य के ऊपर एक और हमला कर देता है। पर इस बार उसका हमला आदित्य को छूता उससे पहले ही आदित्य उसके हाथ को पकड़ लेता है। जैसे ही आदित्य उसके हाथ को पकड़ता है, तो उसे सुधीर का अमृता को मारा वो थप्पड़ और अमृता के गाल पर छपे वो निशान याद आ जाते हैं। ये याद आते ही आदित्य की हाथ की पकड़ कसती ही जा रही थी। सुधीर चाहकर भी अपना हाथ नहीं छुड़वा पा रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी उसके हाथ से कुछ चरमराने की आवाज आती है और इसी के साथ सुधीर की चीख निकल जाती है। उसकी कलाई नीचे लटकी हुई थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। ये देख बहुत से लोग खुश थे। वो लोग चाहते थे कि सुधीर को अपनी गलती की सजा मिले क्योंकि उसने मुकाबले के नाम पर दरिंदगी दिखाई थी। वही कुछ लोगों को सुधीर के लिए बुरा लग रहा था। उनका मानना था कि मुकाबला हो या युद्ध शत्रु पर रहम नहीं करना चाहिए, पर वही लोग सुधीर के लिए आदित्य से रहम की उम्मीद कर रहे थे। तभी आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, ये मेरी अमृता को नुकसान पहुंचाने की सजा है। तभी सुधीर गुस्से से आदित्य के ऊपर पैर से हमला कर देता है। हमला बेहद तेज और शक्तिशाली था, लेकिन आदित्य उसे भी रोक लेता है और अपने एक हाथ से उसके पैर को पकड़ते हुए दूसरे हाथ की हथेली से जोरदार हमला कर देता है। आदित्य का हमला इतना खतरनाक और सटीक था कि एक ही हमले में उसके पैर की हड्डी भी टूट जाती है। एक बार फिर से सुधीर की चीख पूरे इलाके में गूंज जाती है। आदित्य और अमृता के माता पिता मुस्कुरा रहे थे और आदित्य पर गर्व महसूस कर रहे थे। वही बसी और सुस्मिता भी मुस्कुराते हुए खुशी से मैदान की ओर देख रहे थे। तभी अमृता को भी होश आ जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, तो वो मैदान की ओर देखती है। वहां पर सुधीर दर्द से चिल्ला रहा था और आदित्य उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी सुस्मिता की नज़र अमृता पर पड़ी है। अमृता वहां से खड़ी होकर उन सबके पास आ रही थी, पर चोटों की वजह से वो थोड़ा लखा जाती है। ये देख सुस्मिता जल्दी से उसे सहारा देते हुए कहती है, संभालो खुद को अमृता, तुम्हें उठने की क्या जरूरत थी। ये सुन अमृता आदित्य की ओर देखकर हाथ से इशारा करते हुए कहती है, आदित्य को रोको, वो उसे कहीं मार ना दे। तभी वहां खड़ा बसी अमृता को देखते हुए कहता है,
अमृता, इस बार आदित्य जो कर रहा है वो एकदम सही है, उस लड़के ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी उसे सजा मिलनी ही चाहिए। सुस्मिता भी बसी की बात सुन सहमति में सर हिलाते हुए अमृता को देख कहती है। हाँ, अमृता, बसी सही कह रहा है, वैसे भी यहाँ वरिष्ठ योद्धा मौजूद है, वो किसी को कुछ भी नहीं होने देंगे, इसलिए चिंता मत करो, बस मुकाबला देखो। वही मैदान में सुधीर जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई पड़ी थी। तभी आदित्य उसके पास आता है और उसके पास झुकते हुए कहता है, अगर ये मुकाबला ना होता और तुम मुझे युद्ध के मैदान में ना मिले होते तो अभी तक मैं तुम्हारे प्राण ले चुका होता। ये बोलते हुए आदित्य खड़ा होता है और उसे घूर के देखते हुए एक जोरदार लात मारता है। सुधीर उठता हुआ सीधा मैदान से बाहर जाके गिरता है और आदित्य वहां से नीचे आते हुए अमृता की ओर देखता है। वहां अमृता के इलाज के लिए वैद्य आ गए थे और उसका इलाज भी करना शुरू कर दिया था। अमृता का शरीर बहुत मजबूत था, इसलिए बस उसके कोमल शरीर पर कुछ खरोंचे ही आई थी, जो कुछ लेप और औषधीय गोली से ठीक हो जाएगी। ये देख आदित्य को चैन की सांस आती है। वो वापस उन सब के पास जा ही रहा था कि तभी पूरे इलाके में एक हंसी की आवाज गूंज उठती है। सभी की नजर जैसे ही उस आवाज की दिशा में जाती है तो उन्हें वहां एक लड़का काले धुएं से घिरा हुआ आसमान में खड़ा हुआ दिखाई देता है। सबको उसको पहचानने में अधिक समय नहीं लगता है। वो और कोई नहीं, सुधीर था। सब उसे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मांड मंडल के नीचे के योद्धा का बिना किसी जादुई वस्तु की सहायता के उड़ना असंभव था। वही सुधीर तो पहले युद्ध मंडल पर भी नहीं था, पर वो बिना किसी जादुई वस्तु की सहायता के हवा में खड़ा था। तभी वो अपने सर से टोपी हटाते हुए सभी को देखता है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसे देख वहां बैठे अधिकतर लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि किसी इंसान की आंखें काली नहीं होती है। अगर होती भी है तो उनकी जिनके पास काली अग्नि हो, पर काली अग्नि का इंसान के पास होना और उसका उसे काबू कर पाना असंभव ही था। सुधीर सबको देख रहा था। तभी वो अपना हाथ अपने चेहरे पर रखता है और अपने चेहरे से कुछ पकड़ते हुए निकाल देता है। सभी देखते हैं कि उसके हाथ में एक मुखौटा था और उस मुखौटे के हत्ते ही उसका शरीर किसी बच्चे के शरीर से बदलकर एक 30 वर्षीय आदमी का रूप ले लेता है। उसका चेहरा भी बदल गया था, पर आंखें अभी भी काली ही थी। कुछ वरिष्ठ योद्धा उस मुखौटे और उस आदमी को पहचानते थे। वो मुखौटा एक जादुई वस्तु है, जिसे चेहरे पर लगाने से इंसान अपने बचपन या बुढ़ापे का रूप धारण कर सकता है। वही वो योद्धा सोल कैचर नाम की प्रजाति से था। ये लोग जीवित लोगों को मारने के बाद उसकी आत्मा को चुरा लेते हैं। इनको आसानी से नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर कोई आत्मा नहीं होती है और ना कोई आत्मा शक्ति होती है। ये सिर्फ काली शक्तियां इस्तेमाल करते हैं। वहां के सभी लोग डरे हुए थे, क्योंकि वो योद्धा कोई आम योद्धा नहीं था। वो ब्रह्मांड मंडल का योद्धा था, जो पल भर में वहां मौजूद सभी योद्धाओं को खत्म कर सकता था। तभी वो अपना हाथ आगे आदित्य की तरफ करता है और उसके हाथ में से एक फुट का लंबा मोटा और नोकीला भला, जो कि पीछे से एक जंजीर से बांधा हुआ था, वो आदित्य की तरफ फेंक देता है। वही सब ये देख डर जाते हैं। आखिर वो हमला एक ब्रह्मांड मंडल के योद्धा का था। वही ये देख रघुवीर और भावेश राव तेजी से आदित्य की ओर बढ़ते हैं, पर उससे पहले ही वो भाला आदित्य के माथे में घुसने वाला था कि तभी आदित्य एकदम से उसे पकड़ लेता है। ये देख सुधीर, वहां बैठे दर्शक और वरिष्ठ योद्धाओं के साथ साथ रघुवीर और भावेश राव भी हैरान हो जाते हैं। वो हमला बहुत शक्तिशाली था। ये बात तो आदित्य भी मानता था, क्योंकि उसको पकड़कर रोकने से उसके हाथ छिल गए थे। वही सुधीर हैरान तो था, पर खुश भी था, क्योंकि आदित्य ने जो जंजीर पकड़ी थी, वो लोग उसी जंजीर से आत्मा चुराते थे। एक बार उसे कोई पकड़ ले तो वो लोग तुरंत उस जंजीर की सहायता से उसकी आत्मा को चुरा लेते थे। सुधीर भी यही करने वाला था। वो मुस्कुराते हुए काली ऊर्जा उस जंजीर में प्रवाहित कर देता है और वो फैलती हुई आदित्य तक पहुंच भी जाती है। लेकिन कुछ देर तक प्रतीक्षा करने पर भी कुछ नहीं होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो हैरानी से आदित्य को देखते हुए मन में कहता है, आखिर ये है कौन और काली शक्ति से इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। वही उसे ये नहीं पता था कि वो जिस पर काली शक्तियों का उपयोग कर रहा है, वो खुद काली शक्तियों का राजा है। उसकी जगह उसने अपने हाथ पैर या तलवार से वार किया होता तो अवश्य ही वो आदित्य को मार सकता था। पर काली शक्ति चाहे जितनी भी ताकतवर हो, वो उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती थी। तभी वो उस जंजीर को गायब करते हुए रघुवीर और भावेश राव को देखता है, जो उसकी ओर ही आ रहे थे। रघुवीर भी ब्रह्मांड मंडल का योद्धा था, वही भावेश राव भी ब्रह्मांड मंडल का योद्धा बनने वाला था। सुधीर जानता था कि वो उन दोनों का इस हालत में सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो आदित्य को देखते हुए कहता है, मैं तुमसे अपनी इस हार का बदला लेके रहूंगा, अभी के लिए मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन रहा हूं। ये बोलते हुए वो काले धुएं में बदल कर भागने लगता है। वही रघुवीर और भावेश राव उसका पीछा करने लगते हैं। आदित्य उसकी बात का मतलब समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे अचानक अमृता की याद आती है।
वो धीरे से अमृता का नाम लेते हुए अमृता की ओर देखता है। अमृता सही सलामत वहीं बैठी हुई मुस्कुराकर आदित्य को देख रही थी। ये देख आदित्य की जान में जान आ जाती है। पर तभी उसके चेहरे के भाव अचानक से गंभीर हो जाते हैं। मैं तुमसे अपनी इस हार का बदला लेके रहूंगा, अभी के लिए मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन रहा हूं। सुधीर वहां से जाते हुए आदित्य को देख कहता है और काले धुएं में बदल कर भागने लगता है। वही रघुवीर और भावेश राव उसका पीछा करने लगते हैं। आदित्य उसकी बात का मतलब समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे अचानक अमृता की याद आती है। वो धीरे से अमृता का नाम लेते हुए अमृता की ओर देखता है। अमृता सही सलामत वहीं बैठी हुई मुस्कुराकर आदित्य को देख रही थी। ये देख आदित्य की जान में जान आ जाती है। पर तभी उसके चेहरे के भाव अचानक से गंभीर हो जाते हैं। वो देखता है कि एक कुत्ते जैसा जानवर जिसके पास पंख भी थे, वो उड़ते हुए तेजी से अमृता की दिशा में बढ़ रहा था। आदित्य को उस जानवर में से काली ऊर्जा महसूस हो रही थी, जिससे उसे पता चल गया था कि वो जीव सुधीर का ही भेजा हुआ था। आदित्य वहां से तेजी से अमृता की ओर बढ़ता है। वही अमृता आदित्य को आता देख खुश हो जाती है। वहां किसी का भी ध्यान उस जानवर पर नहीं गया था। ये बात आदित्य को हैरान कर रही थी। वो जानवर एकदम अमृता के पास पहुंच गया था और अपने पंजों से अमृता पर हमला करने ही वाला था कि आदित्य वहां पहुंचते हुए अमृता का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लेता है। और उस जानवर का हमला सीधा ही उस पत्थर की कुर्सी पर लगता है जिस पर अमृता बैठी हुई थी। उसका हमला इतना शक्तिशाली और खतरनाक था कि एक बार में ही वो पत्थर की कुर्सी कई टुकड़ों में बिखर जाती है। उस हमले की वजह से सुस्मिता भी थोड़ी चोटिल हो गई थी, क्योंकि वो अमृता के बगल में बैठी थी और आदित्य के पास दोनों को बचाने का समय नहीं था। इसलिए आदित्य ने उसे ही बचाया जो उस जीव का निशाना थी। यानी अमृता को वहां हड़कंप मच जाता है। सभी वहां से दूर भाग रहे थे, क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो नहीं जानते थे कि वो पत्थर की कुर्सी इतने टुकड़ों में कैसे टूटी। उन्हें बस वहां किसी खतरनाक शक्ति के होने का आभास हो रहा था। अमृता आदित्य के सीने से लगी हुई थी। उसे परवाह ही नहीं थी कि वो अभी मरते मरते बची है। वही आदित्य की नजरें उस जानवर को देख रही थी। आदित्य उस जानवर को घूरते हुए अमृता को खुद से अलग कर अपने पीछे छुपाते हुए खड़ा हो जाता है। सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन है जिसे आदित्य ही देख पा रहा है। पर वह कोई और भी था जो उस जीव को देख पा रहा था। वो कोई और नहीं आदित्य के गुरु निर्भय सहाय थे। आदित्य के पिता की तरह वो भी ब्रह्मांड मंडल के योद्धा थे और उनके पास भी आत्मदृष्टि थी, जिसकी सहायता से वो उस अदृश्य जानवर को देख पा रहे थे। तभी आदित्य के गुरु आदित्य को उस जीव को देखता देख मन में कहते हैं, आदित्य कैसे उस जीव को देख पा रहा है? उसके पास तो आत्मशक्ति तक नहीं है, आत्मदृष्टि के होने का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। वही वो इस बात से अनजान थे कि आदित्य की आंखें एक असुरों के राजा की आंख थी। किसी काली शक्ति या मायावी शक्ति को देखने के लिए उसकी आम दृष्टि ही काफी थी। इसका अर्थ था कि कोई भी आदित्य की नजरों से छुप नहीं सकता था। वो जानवर भी आदित्य को देख रहा था। जो कोई नहीं देख सकता था, वो जानवर देख पा रहा था। उसे आदित्य के अंदर असीमित दैविक और काली शक्ति दोनों ही नजर आ रही थी। वो चाहकर भी आदित्य पर हमला नहीं कर पा रहा था। वही आदित्य जानता था कि यदि उस जीव ने हमला किया तो वो उसके एक वार को भी मुश्किल से सह पाएगा। तभी वो जानवर कुछ को उजागर करते हुए वहां खड़े अन्य लोगों को देखता है और एक बार जोर से चिल्लाते हुए एक दूर खड़े लड़के की ओर भागने लगता है। वही उस लड़के के पैर कांपने लग जाते हैं। वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। वही दूर खड़े कुछ योद्धा घबराते हुए उस जानवर को देख कहते हैं, क्या वो जीव एक शवमल है? अरे नहीं, वो काली अग्नि वाला जादुई जानवर है जो कालवन, मायावन और ऐसे ही काली शक्तियों वाले इलाकों में पाए जाते हैं। हाँ भाई, सही बोल रहा है। वैसे भी शवमल दिन के उजाले में नहीं निकलते। हाँ, शवमल एक मृत जानवर होते हैं जिनके शरीर पर काली शक्तियों का कब्जा होता है। वो जानवर उस लड़के तक पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक से एक शख्स उसके आगे सीधी तलवार पकड़े प्रकट हो जाता है। जैसे ही वो जानवर उससे टकराता है तो तलवार के सामने होने की वजह से उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और वो उस शख्स के दाएं और बाएं जाके गिरता है। आदित्य जैसे ही उस ओर देखता है तो उसे उसके गुरु वहां तलवार लिए खड़े हुए दिखाई देते हैं। वो पीछे खड़े लड़के को देख पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना? ये सुन वो लड़का हाँ में सर हिला देता है। इतने हंगामे के बाद आदित्य को विजेता घोषित कर दिया जाता है। दूसरे दिन हिमपुरी के महल के एक हिस्से में कुछ सैनिक 4 लोगों को पकड़कर खड़े थे। वही उनके सामने आदित्य खड़ा था। उसे देख उन सब की हालत खराब हुई पड़ी थी। आदित्य उनको देख मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने सुना है तुम चारों बोलते अच्छा हो, जरा मुझे भी बोलकर सुनाओ। ये सुन वो सब घबराते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी आदित्य गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है
क्या हुआ, अब मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे और कल प्रतियोगिता भवन में तुम लोगों के मुंह नहीं थक रहे थे। ये सुनते ही वो चारों हैरान हो जाते हैं और डरते हुए आदित्य को देख कहते हैं, नहीं राजकुमार, कृपया हमें क्षमा कर दे, हमसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये सुन आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ऐसी गलती दोबारा करने का तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। ये बोलते हुए वो वहां से जाने लगता है और जाते जाते अपने सैनिकों को कहता है, जीभ काट दो इनकी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये बोलते हुए वो जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने खड़ी अमृता पर पती है। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। आदित्य उसे एक नज़र देख उसके बगल से निकलते हुए आगे जाने लगता है। पर तभी अमृता कहती है, आप ऐसे क्यों हैं? क्या किसी की छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा देना सही है? क्या आपके पास दिल नहीं है? आप इतने क्रूर कैसे बन सकते हैं? आदित्य, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये सुनकर भी आदित्य उसकी बात को अनसुना करते हुए कहता है, मैं अपने राज्य आर्य साम्राज्य के लिए निकल रहा हूँ। ये बोल आदित्य वहां से जाने लगता है। अमृता को उसका ये बर्ताव बहुत आहत करता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो पीछे मुड़कर जाते हुए आदित्य को देख गुस्से से कहती है, ठीक है, जाए और कभी वापस मत आइएगा, मुझे आपका चेहरा भी नहीं देखना है, नफरत है मुझे आपसे, आप कभी नहीं बदल सकते। आदित्य ये सब सुन रहा था। सभी बातें उसके दिल पर किसी तीर की तरह लग रही थी। पर वो अपने चेहरे पर दिल की भावनाओं को नहीं आने देता है और महल के बाहर आते हुए 2 उंगलियां मुंह में रखकर सीटी बजाता है। उसके सीटी बजाते ही वहां पर एक तेजी से भागता हुआ घोड़ा आता है। आदित्य जल्दी से उसकी रस्सी पकड़ते हुए चलते घोड़े पर ही सवार हो जाता है और वहां से निकल जाता है। कुछ देर में 4 और घोड़े पर सवार सैनिक आदित्य के पीछे आने लगते हैं। ये वही सैनिक थे जिनको आदित्य ने उन 4 लोगों की जीभ काटने को बोली थी। ये चारों सैनिक आदित्य के खास सैनिक थे जो उसके आसपास ही रहते थे। आदित्य को उनकी जरूरत नहीं थी, पर अभी वो छोटा था, इसलिए उसके पिता ने ही उन चारों को आदित्य के साथ रहने को बोला था। वही अमृता अभी भी उसी स्थान पर खड़ी थी। उसने पहली बार आदित्य से ऊंचे स्वर में बात की थी। वो वही बेसुध सी खड़ी थी। उसे आसपास की कोई होश खबर नहीं थी। तभी एक दासी वहां आते हुए कहती है, राजकुमारी, कुछ सैनिक आपसे भेंट करना चाहते हैं। ये बोल वो अमृता के जवाब का इंतजार करने लगती है, पर अमृता का कोई जवाब नहीं आता है। तो वो अमृता के पास जाते हुए उसे छू कर कहती है, राजकुमारी। उसके छूते ही अमृता अचानक से होश में आते हुए कहती है, हाँ हाँ, ये देख, वो दासी फिर से कहती है, राजकुमारी, कुछ सैनिक आपसे भेंट करना चाहते हैं। ये सुन अमृता हाँ में सर हिलाते हुए उसके पीछे जाने लगती है। कुछ देर में उसकी नज़र सामने से आ रहे 2 सैनिकों के साथ एक लड़के पर पड़ती है। राजकुमारी, कुछ सैनिक आपसे भेंट करना चाहते हैं, एक दासी उदास और गुमसुम खड़ी अमृता को देखते हुए कहती है और वही खड़ी रह के अमृता के जवाब का इंतजार करने लगती है। पर अमृता का कोई जवाब नहीं आता है। तो वो अमृता के पास जाते हुए उसे छू कर कहती है, राजकुमारी। उसके छूते ही अमृता अचानक से होश में आते हुए कहती है, हाँ हाँ, ये देख, वो दासी फिर से कहती है, राजकुमारी, कुछ सैनिक आपसे भेंट करना चाहते हैं। ये सुन अमृता हाँ में सर हिलाते हुए उसके पीछे जाने लगती है। कुछ देर में उसकी नज़र सामने से आ रहे 2 सैनिकों के साथ एक लड़के पर पड़ती है। अमृता उस लड़के को पहचानती थी। असल में उसे अमृता ने ही बुलवाया था। वो लड़का कोई और नहीं, शोभित था। अमृता अंदर से एकदम टूट चुकी थी, लेकिन वो शोभित को देख मुस्कुराते हुए कहती है, माफ करना, ऐसे तुम्हें अचानक बिना पूछे बुलवा लिया। ये सुन शोभित अमृता को गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम राजकुमारी हो, कुछ भी कर सकती हो। अमृता हल्की मुस्कान के साथ उसे देख कहती है, मुझे नहीं पता तुम राजकुमार और राजकुमारियों से इतनी नफरत क्यों करते हो, पर अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो। अमृता की बात सुन शोभित को और गुस्सा आ जाता है। वो पहले ही यहाँ बिना मर्जी के लाए जाने से गुस्सा था। तभी वो अमृता को देख गुस्से से ही कहता है, मुझे तुम जैसे लोगों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो कृपया मुझे आज्ञा दे। वही शोभित के इतना बोलते ही उसके पीछे खड़े दोनों सैनिक अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। पर अमृता उनको हाथ दिखाते हुए कहती है, आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। ये बोल वो शोभित को देखते हुए कहती है, क्या किसी को बिना किसी अपराध के सजा देना सही है? मेरा क्या दोष है, यही कि मैं राजकुमारी हूँ और तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। ये सुन शोभित की मुठिया कस जाती है। वो जानता था कि अमृता सही है। वहां कुछ देर तक खामोशी छा जाती है। तभी शोभित खामोशी तोड़ते हुए कहता है, मैं नीलगिरी के एक छोटे से गांव में रहता हूं, वहां बहुत से कबीले और गांव हैं, हम सभी वहां बहुत खुश थे, लेकिन तब तक जब तक पास के राज्य के राजकुमार से मेरा सामना नहीं हुआ था। एक दिन वहां पास के राज्य का राजकुमार अपने सैनिकों के साथ आया था। उसने मुझे मुकाबले के लिए चुनौती दी, सबके मना करने पर भी मैंने उससे मुकाबला किया और जीत भी गया। मुझे क्या पता था कि ये मेरी जीत हम सबकी हार में बदल जाएगी। ये सुन अमृता हैरान होते हुए कहती है, क्यों, ऐसा भी क्या हुआ था उस दिन?
शोभित उस दिन की घटना याद करते हुए कहता है, उस दिन उस राजकुमार ने अपनी हार का बदला लेने के लिए हम सबको वहां से निकलने का आदेश दे दिया था। हमारे लोगों के विरोध करने पर उनको जान से मार दिया गया। हमें न चाहते हुए वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। उस दिन से हम सभी जंगलों में छुप कर रह रहे हैं। सब मुझसे नाराज थे पर किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। उस दिन से मैंने अपना घर छोड़ दिया और खुद से वादा किया कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं कर देता तब तक वापस नहीं लौटूंगा। ये सब सुन के अमृता को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि पूरा लक्षद्वीप उनका राज्य था और शोभित और उसके गांव वासी सभी उनकी प्रजा थी। अमृता हमेशा प्रजा की खुशी और भलाई के बारे में सोचती थी। तभी वो शोभित को देखते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ तो क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? ये सुन शोभित हैरान हो जाता है, उसके कुछ समझ नहीं आता है। तभी अमृता अपने हाथ से 2 बार ताली बजाती है। उसके ताली बजाते ही एक सैनिक भागते हुए अमृता के पास आता है। ये कोई आम सैनिक नहीं था, ये एक खास सैनिक था, जिसे अमृता की सुरक्षा के साथ साथ किसी भी बाहरी कार्यों के लिए रखा गया था। अमृता उसे देखते हुए कहती है, आप नीलगिरी नाम की जगह के बारे में पता करिए और उस जगह को जल्दी से जल्दी अपने कब्जे में लीजिए। पिताजी से मैं बात कर लूंगी, आप जल्दी से नीलगिरी के लिए निकलिए। ये सुन वो सैनिक सर झुकाते हुए कहता है, जी राजकुमारी, मैं जल्द से जल्द आपको इसकी खबर देता हूँ। ये बोलते ही वो वहां से गायब हो जाता है, पर असल में वो बहुत तेजी से वहां से गया था। शोभित वही खड़ा ये सब हैरानी से देख रहा था। तभी वो अमृता को देखते हुए धीरे से कहता है, आप ये सब क्यों कर रही है? अमृता मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है, लोगों की भलाई और खुशी के लिए मैं नहीं चाहती कि चंद राजकुमारों की वजह से तुम सबसे नफरत करो। अब देखो मैंने तुम्हारी सहायता कर दी है, अब तो हम मित्र हुए ना। ये बोलते हुए अमृता अपना हाथ आगे बढ़ाती है। शोभित अभी भी कुछ सोच रहा था, पर फिर वो अमृता की अच्छाई और मासूमियत देख उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, आप में और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा मित्र होना इस समाज को बहुत खटकेगा, पर आपकी सहायता के बदले में आजीवन आपका अंगरक्षक बन के रहूंगा। अमृता कुछ कहने लगती पर शोभित बिना कुछ सुने वहां से जाने लगता है और जाते जाते अमृता को बिना देखे कहता है, अब आप अपने चेहरे से झूठी मुस्कान हटा सकती है। ये बोल वो कूदते हुए एक दीवार के दूसरी तरफ चला जाता है। अमृता उसकी बात सुन हैरान हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतना छुपाने पर भी शोभित को कैसे पता चला कि अमृता दुखी है और उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कान झूठी थी। दूसरी ओर राजमहल से कहीं दूर घने जंगलों के अंदर एक अंधेरी जगह में सुधीर, जिसके एक हाथ और पैर की हड्डी टूटी हुई थी, वो जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी वही अंधेरे में खड़ा एक आदमी उसे देख कहता है, एक मामूली बच्चे ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। वो अभी एक योद्धा भी नहीं बना और तुम एक ब्रह्मांड मंडल के योद्धा हो। तुम्हें तो लज्जा से ही मर जाना चाहिए था। मैंने तुम्हारे लिए अपने कितने लोगों की आत्मा तुम्हारे मुखिया को दी, पर तुम तो बेकार निकले कासू। उसके कासू बोलते ही वहां एक विशालकाय शरीर वाला जीव आता है और सुधीर को मुट्ठी में पकड़ते हुए सीधा निगल जाता है। ये देख वो अंधेरे में खड़ा आदमी जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगता है। हंसते हंसते जैसे ही वो प्रकाश में आता है तो उसका चेहरा स्पष्ट दिखने लगता है। वो कोई और नहीं भावेश राव का भाई मुकेश राव था। तभी वहां एक सैनिक भागते भागते आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, यहाँ से आर्य साम्राज्य के लिए सुरंग तैयार हो गई है। ये सुन मुकेश राव हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छे, अब होगा मौत का तांडव। ये बोल वो फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। वही खड़ा सैनिक भी हंस रहा था, पर तभी वो देखता है कि वो विशालकाय जीव उसकी ओर बढ़ रहा है। ये देख वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, महाराज रोकिए इसे, ये रक्त दानव मेरी ओर बढ़ रहा है। महाराज, महाराज आ। रक्त दानव एक खतरनाक प्रजाति है जो हिमपुरी महल के पीछे नजर आने वाली गहरी अंधेरी घाटी में रहते हैं। रक्त दानव उड़ नहीं सकते, जिस वजह से सभी उनको कोई खतरा नहीं मानते थे। बस वो उस घाटी में जाने से बचते थे। आर्य साम्राज्य, पूरे राक्षसी समुदाय को आर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। पूरे लक्षद्वीप में आर्य साम्राज्य ही सबसे विशाल था। आर्य साम्राज्य का मुख्य राज्य उचिहा सिटी थी। ये राज्य सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। आदित्य की मां आरना उचिहा राज्य की थी। आरना के पिता देवमंडल के योद्धा थे और आरना की माता की मृत्यु आरना को जन्म देते समय ही हो गई थी। आरना के पिता का एक और भाई था जो आरना की उम्र का ही था। वो आरना की बहुत इज्जत करता था। उसके अभी राज्य को संभालने लायक ना होने की वजह से ही सारा राज्य रघुवीर को दे दिया गया था और इसमें उसे भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि उसे राज्य संभालने और युद्ध करने से ज्यादा औषधियों में दिलचस्पी थी। इसलिए वो आर्य साम्राज्य से दूर नायडू समुदाय के एक साथ वैद्य से शिक्षा ले रहा था। रात के वक्त वही उस राज्य के राजमहल के एक कक्ष में आदित्य अपने बिस्तर पर लेटा हुआ बार बार अमृता के बोले उन आखिरी शब्दों के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक घंटी के जोर जोर से बजने की आवाज सुनाई देती है। ये सुन वो जल्दी से अपने बिस्तर से खड़ा होते हुए खिड़की से बाहर देखता है तो पाता है कि चारों ओर तबाही मची पड़ी है।
कई भवनों में ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही थी। तभी आदित्य घबराते हुए कहता है, माँ और पिताजी ठीक तो हो गए। ये बोलते हुए वो अपनी तलवार उठाता है और तेजी से बाहर की ओर भागता है। रात के वक्त वही उस राज्य के राजमहल के एक कक्ष में आदित्य अपने बिस्तर पर लेटा हुआ बार बार अमृता के बोले उन आखिरी शब्दों के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक घंटी के जोर जोर से बजने की आवाज सुनाई देती है। ये सुन वो जल्दी से अपने बिस्तर से खड़ा होते हुए खिड़की से बाहर देखता है तो पाता है कि चारों ओर तबाही मची पड़ी है। कई भवनों में ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही थी। तभी आदित्य घबराते हुए कहता है, माँ और पिताजी ठीक तो हो गए। ये बोलते हुए वो अपनी तलवार उठाता है और तेजी से बाहर की ओर भागता है। आदित्य पूरे महल में अपने माता पिता को ढूंढ रहा था, पर उसे दासियों के सिवा वहां कोई और नहीं दिखाई दे रहा था। वो तेजी से महल के अलग अलग कक्ष में जाते हुए अपने माता पिता को पुकार रहा था। तभी वो एक कक्ष की खिड़की पर चढ़ते हुए दूसरे भवन की छत पर कूद जाता है और भागते हुए एक दूसरी खिड़की से कूदकर एक कक्ष के अंदर पहुंच जाता है। ये भवन बुरी तरह तबाही हो गया था। जगह जगह छतों और दीवारों का टूटा हुआ मलबा पड़ा हुआ था। आदित्य चारों तरफ की तबाही को देखते हुए मन में कहता है, ये आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ये बोलते हुए वो आगे ही बढ़ रहा था कि उसे सामने की दीवार और जमीन कांपती हुई नजर आती है। तभी अचानक से सामने की दीवार टूटकर बिखर जाती है। दीवार के टूटते ही आदित्य की नजर सामने से आ रहे एक बड़े आकार के 10 फुट के मानवीय शरीर वाले जीव पर पड़ती है। बस वो आकार में आम इंसानों से बड़ा था और उसके मुंह से हाथी की तरह 2-6 इंच के दांत निकले हुए थे। बाकी वो इंसानों की तरह ही दिखता था। ये वैसा ही जीव था जैसा मुकेश के पास था। ये रक्त दानव था। रक्त दानव में बुद्धि नहीं होती थी। उनको सिर्फ दूसरे जीवों को मारकर खाना और अपनी जनसंख्या बढ़ाना ही आता था। कहते हैं रक्त दानव की भूख कभी खत्म नहीं होती है। वो रक्त दानव जैसे ही आदित्य को देखता था तो जोर जोर से अपने छाती पर दोनों हाथ मारते हुए जानवरों की तरह चिल्लाता है। ये देख आदित्य थोड़ा गंभीर हो जाता है। अभी उसकी जितनी शक्ति थी उससे वो किसी शुरुआती योद्धा का ही सामना कर सकता था। हाँ, उसकी हाथों और पैरों से लेने वाली कला बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थी, परंतु आदित्य की शारीरिक शक्ति के अनुसार वो एक इंसानी शरीर का सामना कर सकता था। रक्त दानव का शरीर बहुत मजबूत होता था। ब्रह्मांड मंडल का योद्धा भी उसे आसानी से नहीं तोड़ सकता था। आदित्य जानता था कि वो उस रक्त दानव को नहीं हरा सकता, फिर भी वो भागने की बजाय सामना करने का निर्णय लेता है और अपनी तलवार हाथ में पकड़ते हुए घूरकर उस रक्त दानव को देखता है। वो रक्त दानव जैसे ही देखता है कि वो छोटा सा बच्चा उससे डरने की बजाय उसे चुनौती दे रहा है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए आदित्य की ओर भागते हुए हमला कर देता है। रक्त दानव अपने हाथ के नाखूनों से आदित्य पर हमला करता है और आदित्य भी अपनी तलवार कस के पकड़ते हुए उसके हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार आगे कर देता है। जैसे ही उसकी तलवार रक्त दानव के नाखूनों से टकराती है तो उसके कई टुकड़े हो जाते हैं और आदित्य भी एक झटके से उड़ते हुए दूर जाके एक दीवार से टकरा जाता है। इसी के साथ वो रक्त दानव एक बार फिर से छाती पर जोर जोर से हाथ के बने मुक्के मारते हुए जोर से चिल्लाता है और वही दीवारों के टूटे हुए मलबे पर गिरे आदित्य की ओर बढ़ता है। आदित्य के पैर में घुटनों के ऊपर एक नोकीला पत्थर आर पार हो गया था। उस जख्म में से बहुत रक्त बह रहा था। आदित्य किसी तरह दर्द सहते हुए उस पत्थर को खींचकर निकालता है और अपनी अंगूठी में से जीनप्राश की गोलियां निकालते हुए निगल लेता है। भले ही आदित्य एक योद्धा था, पर अभी था तो वो एक बच्चा ही। इतना दर्द किसी बच्चे के लिए मौत से भी बदतर होता है। आदित्य के जीनप्राश की गोलियां खाते ही उसका रक्त बहना बंद हो जाता है, पर जख्म और दर्द अभी भी था और दूसरी तरफ वो दानव तेजी से आदित्य की ओर बढ़ रहा था। आदित्य खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, पर उसका जख्म बहुत गहरा था, जिस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो किसी तरह उस मलबे पर दीवार का सहारा लेते हुए खड़ा होता है, पर उसके पास खुद की सुरक्षा के लिए कोई हथियार नहीं था और ना ही वो वहां से भाग सकता था। वो दानव आदित्य के पास पहुंच गया था और अपने हाथ के बड़े नाखूनों से उस पर हमला भी कर दिया था, पर वो आदित्य को छू पाता उससे पहले ही एक ऊर्जा का गोला उस दानव के शरीर से टकराता है और वो दानव उड़ते हुए दूर जा गिरता है, पर उसे एक भी खरोच नहीं आई थी। आदित्य ये देख एक गहरी सांस लेता है और पीछे जिस दिशा से वो ऊर्जा का गोला आया था उस ओर देखता है। वहां से 3 योद्धा आदित्य की ओर चले आ रहे थे। वो सभी उस राज्य के शक्तिशाली योद्धा थे। वो तीनों ही स्वर्ग मंडल के योद्धा थे। उनमें से एक को आदित्य बहुत अच्छे से जानता था, जो कि उनके राज्य का सेनापति था। आदित्य को शुरुआती युद्ध कला की शिक्षा उसी ने दी थी। वो सेनापति जल्दी से आदित्य के पास आता है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है,
राजकुमार, ना जाने कैसे पर हमारे राज्य पर दानवों का हमला हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनो, दानव किसी राज्य पर हमला नहीं करते, वो सब सामने आने वाले जीवों को आहार बना लेते हैं। हिमपुरी की निचली घाटी से उनका यहाँ सीधा आकर हमला करना कोई आम बात नहीं है, इसमें कोई इंसानी दिमाग शामिल है। आदित्य, हमारी 70% सेना खत्म हो चुकी है और महाराज भी रानी आरना को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ये सुनते ही आदित्य का दिल एकदम से रुक जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। तभी सेनापति आदित्य की बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए कहता है, राजकुमार, नहीं, आपकी आंखों में आंसू नहीं दिखना चाहिए। आपके अंदर उचेहा और आर्य जैसी दो महान वंश का रक्त है। आंसू दिखाकर उनका अपमान मत करिए। वादा करिए आप खुद को जीवित रखेंगे और इस साम्राज्य को फिर से खुशहाल बनाएंगे। वादा करिए इस षड्यंत्र के पीछे छुपे अपराधियों को मृत्यु से भी खतरनाक सजा देंगे। ये सब सुन आदित्य अपनी आंखों के आए थोड़े बहुत आंसुओं को भी साफ करते हुए उस दानव की ओर देखता है, जिससे सेनापति के साथ आए दो योद्धा मुकाबला कर रहे थे। पर दोनों मिलकर भी उस दानव को अधिक क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे जितनी उसने उन दोनों को पहुंचा दी थी। सेनापति भी ये सब देख रहा था। उसने अभी भी आदित्य से वादा लेने के लिए अपना हाथ आगे किया हुआ था। वो आदित्य को उस दानव की ओर देखता देख कहता है, आप चिंता मत करिए, आप मुझे वादा करी, मैं भी आपसे वादा करता हूँ, यहाँ आए एक भी दानव को जीवित वापस जाने नहीं दूंगा। ये सुन आदित्य मुट्ठी कसते हुए सेनापति के हाथ पर हाथ रखकर कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं हमारे हर एक शत्रु को खून के आंसू रुलाऊंगा, ऐसी तबाही करूंगा जैसी इस दुनिया ने कभी देखी तक नहीं होगी। मैं उचेहा और आर्यत दोनों वंश का नाम पूरे संसार को याद दिलाऊंगा। ये सुन सेनापति आदित्य को गर्व भरी नजरों से देखते हुए गले लगाकर कहता है, मुझे पता है तुम एक महान योद्धा बनोगे, तुम जैसा योद्धा कोई नहीं होगा इस दुनिया में, तुम सबसे भिन्न हो और श्रेष्ठ भी। ये बोलते हुए वो आदित्य को खुद से दूर कर अपनी अंगूठी से एक तलवार बाहर निकालते हुए आदित्य के हाथ में पकड़ाकर कहता है, ये तुम्हारे पिता की तलवार है, ये बहुत शक्तिशाली है, इसकी असली शक्ति तुम्हारे पिता भी नहीं जागृत कर सके, पर उनको यकीन था कि तुम जरूर कर सकोगे, इसलिए उन्होंने ये तुम्हें देने को कहा था। अब जाओ, पीछे के द्वार से निकलकर दाहिने दिशा में 10 कदम की दूरी पर एक बरगद का पेड़ है, उसे के पास एक सुरंग है जो तुम्हें यहाँ से दूर ले जाएगी। आदित्य, ध्यान रखना अपना। ये सुन आदित्य उस तलवार को अंगूठी में वापस रखते हुए मुट्ठी कसकर सेनापति को देख कहता है, आपने मुझे जीवित रहने पर विवश किया है, जिस वजह से मैं आज कायरों की तरह भाग रहा हूँ यहाँ से। ये सुन सेनापति मुस्कुराते हुए आदित्य के सर पर हाथ रख कहता है, शेर जब एक कदम पीछे लेता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो डर गया है, इसका मतलब है वो अपने हमले के लिए तैयार हो रहा है, इसलिए तुम बस अपने प्राण बचाओ, अगर तुम जीवित रहे तो तुम्हारे अंदर हम सब जीवित रहेंगे। ये बोल सेनापति आदित्य के जख्मों पर हाथ रख उसे ठीक करते हुए वहां से जाने को कहता है और धक्का देते हुए पीछे के द्वार पर भेज देता है। आदित्य उदासी से एक बार सेनापति को पीछे मुड़कर देखता है। सेनापति भी मुस्कुराकर उसे देख रहा था। उसे देख आदित्य वहां से तेजी से भाग जाता है। आदित्य के जाते ही सेनापति के चेहरे की मुस्कान गुस्से में बदल जाती है। वो अपनी अंगूठी से एक सोने का खंजर निकालते हुए बाकी के दोनों योद्धा को अपने पास बुलाता है और उस खंजर को उस दानव की ओर तानते हुए कहता है, नरक में जाओ। बाकी के दोनों योद्धा अपनी आत्मशक्ति सेनापति के अंदर भेज रहे थे और सेनापति सारी शक्ति उस खंजर में भेज रहा था। तभी वो खंजर चमकता है और उसमें से एक तेज रोशनी सीधा उनकी तरफ आ रहे उस दानव के शरीर को चीरती हुई चली जाती है। उस दानव के शरीर में एक बड़ा गड्ढा हो गया था। वो एक पल में ही मरकर जमीन पर गिर जाता है। आदित्य वहां से तेजी से भाग जाता है। आदित्य के जाते ही सेनापति के चेहरे की मुस्कान गुस्से में बदल जाती है। वो अपनी अंगूठी से एक सोने का खंजर निकालते हुए बाकी के दोनों योद्धा को अपने पास बुलाता है और उस खंजर को उस दानव की ओर तानते हुए कहता है, नरक में जाओ। बाकी के दोनों योद्धा अपनी आत्मशक्ति सेनापति के अंदर भेज रहे थे और सेनापति सारी शक्ति उस खंजर में भेज रहा था। तभी वो खंजर चमकता है और उसमें से एक तेज रोशनी सीधा उनकी तरफ आ रहे उस दानव के शरीर को चीरती हुई चली जाती है। उस दानव के शरीर में एक बड़ा गड्ढा हो गया था। वो एक पल में ही मरकर जमीन पर गिर जाता है। ऐसे ही वहां पर भयंकर युद्ध चलता रहता है। कुछ घंटों बाद वहां सन्नाटा छा जाता है। ये शांति मृत्यु के बाद की शांति थी। वहां सिर्फ जल्दी आग की लपटों की आवाज सुनाई दे रही थी। वही उन सब में अभी भी एक योद्धा जीवित था, पर बुरी तरह घायल था। वो एक दीवार के सहारे बैठा था। तभी वो रक्त से लाल होठों से मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देख कहता है, आदित्य, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब सब तुम्हारे ऊपर है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी और सहायता नहीं कर पाऊंगा। खुश रहना और किसी सूर्य की भांति इस युग में रोशन हो होना। ये बोलते बोलते हुए उसकी सांसें थम जाती है। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान बरकरार थी। दूसरी ओर आदित्य उस सुरंग में अभी भी तेजी से भागे जा रहा था। उसके हाथ में एक मशाल थी। कुछ दूर और चलने पर आदित्य उस सुरंग के दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है। वो सुरंग हिमपुरी के अधीन क्षेत्र में खुलती थी। वो एक बहुत बड़ा और खतरनाक जंगल था।
उसे सब जादुई जानवरों की घाटी के नाम से जानते थे। आदित्य किसी तरह उस सुरंग से निकलता है और उसे अच्छे से छुपा देता है। वो आसपास के पेड़ पौधों को देख रहा था। उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है। वो इससे पहले कभी भी यहाँ नहीं आया था। वो उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। इस घने अंधेरे में सामने का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो मशाल लिए एक दिशा में आगे बढ़ने लगता है। वो इधर उधर देखते हुए इस बात से अनजान आगे बढ़ रहा था कि उसको दो खतरनाक चमकती आंखें काफी देर से घूर रही है। वो उसका पीछा भी कर रही थी, पर आदित्य को इस बात की भनक भी नहीं थी। वो चलता ही जा रहा था कि तभी वो चमकती आंखें तेजी से आदित्य की ओर बढ़ती है। आदित्य को जैसे ही किसी के उसकी तरफ आने का आभास होता है, वो जल्दी से पलटकर पीछे देखता है। वहां उसे अपनी ओर भागकर आता हुआ एक भालू जैसा जानवर दिखाई देता है। वो एक पहले दर्जे का जानवर था। आदित्य जैसे ही उसे देखता है, वो जानवर उछलते हुए आदित्य पर हमला कर देता है। आदित्य बचने के लिए जल्दी से मशाल आगे कर देता है, पर वो जानवर उस मशाल से डरने की जगह अपने पंजे से उस पर मारकर उसे दूर फेंक देता है। वो मशाल सीधा जमीन में जाके धंस जाती है। वो अभी भी जल रही थी और उसकी रोशनी से वहां उजाला हो रहा था। उस जानवर के हमले से आदित्य कुछ कदम पीछे हो गया था, पर तभी वो जानवर भागते हुए फिर से आदित्य पर अपने आगे के दोनों पंजों से हमला कर देता है। आदित्य भी जल्दी से अपने दोनों हाथों से उसके पंजों को रोक लेता है, पर उसने जितना सोचा था, वो जानवर उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वो आदित्य को पीछे फेंकते हुए उसके शरीर पर अपने पंजों से हमला कर देता है। आदित्य का ऊपरी कपड़ा कई टुकड़ों में बंटकर उसके शरीर से अलग हो गया था। उस कपड़े के हटते ही आदित्य के सीने और पेट पर उस जानवर के दिए गहरे जख्म दिखने लगे थे। आदित्य जमीन पर पड़ा हुआ था। वो जानवर तेजी से अपने नाखून उसके पेट में घुसाने जा रहा था, पर तभी आदित्य पीछे को पलटते हुए गुलाटी मारकर खड़ा हो जाता है और फिर से उस जानवर का सामना करने लगता है। उसने अपनी अंगूठी से एक खंजर निकाल लिया था और कई बार उस जानवर पर सफलतापूर्वक हमला भी किया था। दोनों एक दूसरे को जख्म पर जख्म दिए जा रहे थे, पर तभी वो जानवर आदित्य के सर को निशाना बनाते हुए उछलकर उस पर हमला कर देता है। वही आदित्य भी आगे बढ़ते हुए जमीन पर घुटनों के बल घिसटा हुआ आगे जाता है, और जैसे ही उस भालू जैसे जानवर उसके ऊपर से गुजरता है, तो आदित्य अपने खंजर को दोनों हाथ से पूरी शक्ति के साथ पकड़ते हुए ऊपर कर देता है। वो खंजर उस जानवर के पेट में घुसते हुए लंबी दूरी तक चीरता हुआ चला जाता है। तभी वो जानवर सीधा जमीन पर गिरता है और जमीन पर घिसटा हुआ एक पेड़ से जा टकराता है। उसके शरीर से रक्त पानी की तरह बहता हुआ जमीन पर फैल रहा था। वही आदित्य जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसके पेट, सीने और पीठ हर जगह गहरे जख्म थे। उसका शरीर लहूलुहान हुआ पड़ा था। आदित्य जैसे ही देखता है कि वो जानवर अब हिल नहीं रहा, तो वो पीछे जमीन पर गिर जाता है और गहरी सांसें लेते हुए ऊपर आसमान में मौजूद तारों को देखने लगता है। आज एक रात में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसका सब कुछ उससे छिन गया था। ये सब आदित्य के मन में चल रहा था। तभी वो अपनी किस्मत के इस खेल को देख जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी में भी एक अजीब सा दर्द था, जो कोई भी महसूस कर सकता था। वो हंस तो रहा था, पर उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में हल्की नमी थी। उसकी आंखों में मौजूद नमी आंसू बन के बाहर आना चाहते थे, पर वो आंसुओं को आने नहीं देना चाहता था। इस सब में उसका ध्यान उस जानवर पर नहीं गया था। उस जानवर का काफी रक्त बह गया था, पर वो अभी भी जीवित था। तभी वो उठते हुए धीरे कदमों के साथ आदित्य की ओर बढ़ता है और मौका मिलते ही उछलकर आदित्य पर हमला कर देता है। जैसे ही वो उछलता है, तो आदित्य उसे देख लेता है, पर वो कुछ करता उससे पहले ही वो देखता है कि एक उसकी ही उम्र का लड़का वही मौजूद पेड़ से कूदते हुए एक मोटी और नोकीली लकड़ी के टुकड़े को पकड़े हुए उस जानवर के ऊपर कूदता है और उस लकड़ी के टुकड़े को उसके सर में घुसाते हुए गर्दन के आर पार कर देता है। उस लकड़ी के घुसते ही वो जानवर वही ढेर होके जमीन पर गिर जाता है और वो लड़का उस जानवर के ऊपर से उछलते हुए आदित्य के पास जा खड़ा होता है और उसे हाथ देते हुए कहता है, इन जानवरों के सर पर ही वार किया करो, तभी ये मरते हैं, और ऐसे खुले में घूमना और सोना बहुत खतरनाक है, चलो मेरे साथ। ये सुन आदित्य उसे घूरते हुए कहता है, तुम कौन हो? ये सुन वो लड़का मुस्कुराते हुए जमीन पर आदित्य के पास पालथी मारकर बैठते हुए कहता है, मेरा नाम जय है। अब तुम पूछोगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मैंने तुम्हारी मदद क्यों की, तो इसका जवाब है कि मैं यही रहता हूँ, और रही बात मदद की, तो इंसान हूँ, इंसान की मदद करना मेरा धर्म है। ये सुन आदित्य हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, एक बार जानवर पर भरोसा कर लेना, पर इंसानों पर नहीं। इंसान इतना गिर चुका है कि एक दूसरे को ही मिटाने पर लगा हुआ है। ये सुन जय हंसते हुए कहता है,
लगता है तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, पर मैं बस इतना कहूँगा, चेहरे पर हल्की मुस्कान रखकर, बिना बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता करे रहोगे तो खुश का पता नहीं, पर जीवित तो रहोगे। देखो, मुझे देखकर लगता है कि 1 हफ्ते पहले मैंने अपनी इन आंखों से अपने परिवार के सर करते हुए देखे हैं। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रहा था। आदित्य उसे देख हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ खोने के बाद भी वो मुस्कुरा कैसे सकता है। जय आदित्य को बताता है कि नीची जाति के होने की वजह से उनको राज्य में आने और कुछ भी बेचने की इजाजत नहीं थी। पर उसके पिता चुपके से भेस बदल कर वहां जाते थे और हाथ से बने मिट्टी और लोहे के बर्तन, खिलौने आदि बेचते थे। पर एक दिन वो पकड़े गए और वहां के नियम मंत्री ने उनके पूरे परिवार को खत्म करने का हुक्म दे दिया। जब वो लोग उसके घर में आए तो उसके पिता ने उसे एक टोकरी में छुपा दिया था। उसने अपने आंखों से अपने माता पिता के सर को कटा हुआ देखा था। उन्होंने उसके घर में भी आग लगा दी थी। किसी तरह जय पीछे की खिड़की से बचकर निकला था और भागते हुए इस जंगल में आ पहुंचा था। आदित्य और जय की कहानी एक जैसी ही थी। दोनों ही अपना सब कुछ खोकर उस जंगल में आ पहुंचे थे। जय के पिता चुपके से भेस बदलकर वहां जाते थे और हाथ से बने मिट्टी और लोहे के बर्तन, खिलौने आदि बेचते थे। पर एक दिन वो पकड़े गए और वहां के नियम मंत्री ने उनके पूरे परिवार को खत्म करने का हुक्म दे दिया। जब वो लोग उसके घर में आए तो उसके पिता ने उसे एक टोकरी में छुपा दिया था। उसने अपने आंखों से अपने माता पिता के सर को कटा हुआ देखा था। उन्होंने उसके घर में भी आग लगा दी थी। किसी तरह जय पीछे की खिड़की से बचकर निकला था और भागते हुए इस जंगल में आ पहुंचा था। आदित्य और जय की कहानी एक जैसी ही थी। दोनों ही अपना सब कुछ खोकर उस जंगल में आ पहुंचे थे। दूसरे दिन उचेहा राज्य में हुई घटना से अनजान भावेश राव हिमपुरी महल के सभा में बैठे कुछ जरूरी मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर हिमपुरी का सेनापति तेजी से चलते हुए आता है। सभी को उनके चेहरे पर मौजूद चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। सेनापति भावेश राव के पास जाके अभिवादन कर खड़ा हो जाता है। भावेश राव सेनापति के चेहरे की चिंता को देखते हुए उसे देख कहता है, सेनापति क्या हुआ, आपके चेहरे पर ये चिंता कैसी? ये सुन सेनापति सर झुकाते हुए कहता है, महाराज एक दुखद समाचार है। भावेश राव सेनापति को देख पूछते हैं, कैसा समाचार? ये सुन सेनापति थोड़ा रुकते हुए कहता है, उचेहा राज्य पर हमला हुआ है। इतना सुनते ही भावेश राव गुस्से से मुठ्ठियां कसते हुए अपने सिंहासन से खड़े होकर अपनी तलवार उठा लेते हैं और गुस्से से कहते हैं, किसकी हिम्मत हुई उचेहा राज्य पर हमला करने की? भावेश राव गुस्से से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सेनापति भावेश राव को देख कहता है, रक्तदानवों का हमला हुआ था, उसमें महाराज रघुवीर समेत पूरा राज्य नष्ट हो गया, वहां कोई जीवित प्राणी नहीं बचा। ये सुनते ही भावेश राव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सीधा अपने सिंहासन पर गिर जाते हैं। उनकी आंखों के सामने अपने दोस्त के साथ बिताए सभी पल नजर आ रहे थे। वही मंत्रिमंडल में बैठा मुकेश ये सब सुन मुस्कुरा रहा था। कुछ देर में ये बात चारों तरफ फैल जाती है। वही महल के एक कक्ष में अमृता आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसे अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। वो आदित्य से मिलने उचेहा राज्य जाने के लिए ही तैयार हो रही थी। तभी वो वहां पड़ी वही लकई की तलवार उठाते हुए उसे देख कहती है, आदित्य मैं आ रही हूँ आपसे मिलने, आप कितने दुष्ट है, जाने से पहले एक बार भी मुड़कर नहीं देखा होता तो पता चलता आपकी अमृता कितनी दुखी है। वो ऐसे ही बातें कर रही थी कि तभी उसे द्वार के खटकने की आवाज आती है। ये सुन वो कहती है, आ जाओ। अमृता के इतना बोलते ही एक दासी द्वार खोलते हुए भागकर अमृता के पास आती है और उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन भागकर आने की वजह से उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, जिस वजह से उसकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी। अमृता उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, सुशीला आराम से सांस ले लो फिर बताओ। ये सुन सुशीला सांस लेते हुए कहती है, राजकुमारी अभी अभी सुनकर आ रही हूँ कि उचेहा राज्य पर रक्तदानवों का हमला हुआ था और उस हमले में पूरा उचेहा राज्य नष्ट हो गया, महाराज महारानी राजकुमार सभी मारे गए। ये सुन अमृता वैसी की वैसी ही खड़ी रहती है। उसके हाथ में मौजूद वो लकई की तलवार छूटकर नीचे गिर जाती है। 8 साल बाद जादुई जानवरों की घाटी से कुछ ही दूरी पर स्थित एक राज्य जिसका नाम मणिपुरम था, वहां काफी चहल पहल थी। सुबह का वक्त था, इसलिए लोग अपनी दुकानों पर आ रहे थे। सेना की कुछ टुकड़ियां पूरे राज्य में गश्त लगा रही थी। वही एक दिशा से 2 अधेड़ उम्र के आदमी बातें करते हुए आ रहे थे। भाई तुमने सुना पड़ोसी राज्य में कल रात उस नकाबपोश ने वहां के नियम मंत्री को मारकर महल के ऊपर लटका दिया। क्या बात कर रहे हो, सच में क्या ये वही नियम मंत्री है जो बेकार के नियम बनाकर गरीबों को परेशान करता था? हाँ ये वही है। फिर तो अच्छा काम किया उस नकाबपोश ने। वो कार्य तो अच्छा ही करता है, वो अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा करता है। तभी दूसरा आदमी हैरानी से ऊपर देखते हुए एक जगह खड़ा हो जाता है। ये देख उसके साथ वाला आदमी उसे देख कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे रुक क्यों गए, क्या है वहां? ये बोलते हुए वो ऊपर देखता है
जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां ऊपर महल की सबसे ऊंची इमारत जो पूरे राज्य में कहीं से भी देखी जा सकती थी। उसके ऊपर एक बड़ा सा कपाल लटक रहा था, जिस पर लाल रंग में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आज रात को मैं इस राज्य की सबसे कीमती वस्तु चुरा कर ले जाऊंगा, यदि किसी में साहस है तो रोक ले मुझे, आप सभी का प्यारा नकाबपोश। ये पर दोनों हैरान थे। वही और भी लोग वो पढ़ रहे थे। गश्त लगा रहे सैनिकों की नज़र जैसे ही उस पर पति वो जल्दी से सभी को वहां से भगाते हैं और महल में इस बात की सूचना दे देते हैं। कुछ समय बाद ये खबर चारों ओर फैल जाती है। वही मणिपुरम राज्य से थोड़ी दूरी पर स्थित नीलगिरी नाम की एक जगह जो अब गांव और कबीलों से बदलकर एक राज्य में तब्दील हो चुकी थी। इस राज्य का नाम मौर्य सिटी था। ये वही जगह थी जो अमृता ने अपने अधीन कर शोभित को दे दी थी। अब यहाँ का राजा शोभित था। वही राज्य के कुछ बच्चों के साथ शोभित खेल रहा था। उसे देख रही कुछ महिलाएं हंसते हुए कहती है, देखो इसको कोई कह सकता है कि ये एक राज्य का राजा है। सही कहा दीदी। वही एक बड़े से लकड़ी के बने महल के अंदर एक कक्ष के छज्जे के किनारे खड़ी एक लड़की आसमान को निहार रही थी। गोरे रंग काले बाल जो कुछ सोने के गहनों से सजे हुए थे। उसने एक खूबसूरत सा गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था। उसकी कमर पर एक सोने की पतली जंजीरों से बनी बेल्ट और गले में एक छोटा सा हार था। वही शोभित की नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, वो अपने हाथ में मौजूद गेंद बच्चों को देते हुए खेलने को बोल वहां से चला जाता है। उसे जाता देख वही महिलाएं फिर से कहती है, ये लड़की है कौन? शोभित ना इसके बारे में कुछ बताता है और ना किसी को उसके पास जाने देता है। हाँ दीदी, वैसे देखने में तो किसी बड़े घर की लगती है। मुझे तो लगता है अवश्य ही इनके बीच प्रेम है। नहीं, मुझे नहीं लगता, जरा उधर देखिए। ये सुन सभी शोभित की ओर देखने लगते हैं। शोभित तेजी से भागते हुए वहां पड़ी कुछ वस्तुओं पर पैर रखते हुए उछलते कूदते तीसरी मंजिल के उसी कक्ष के छज्जे के किनारे खड़ा होते हुए उस गुमसुम खड़ी लड़की को देख कहता है, राजकुमारी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सुन वो लड़की शोभित की ओर देखते हुए हाँ में सर हिला देती है और वापस से आसमान की ओर देखते हुए कहती है, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मुझे यहाँ सिर्फ अमृता कहकर बुलाओ। ये सुन शोभित मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना, मुझे आदत है राजकुमारी कहकर बुलाने की, आप अभी भी उसे याद कर रही है। ये सुन अमृता मुस्कुराते हुए कहती है, या तो उसे किया जाता है जिसे कभी भूले हो, मैं आदित्य को कभी नहीं भूल सकती, वो मेरी सांसों में बसा है, उसकी यादें तो सांसें रुकने के बाद ही जाएगी। तभी शोभित अमृता के लिए परेशान होते हुए कहता है, अमृता मुझे लगता है आपको एक बार महल वापस जाना चाहिए, काफी समय हो गया है आपको यहाँ आए हुए, सबको चिंता हो रही होगी। ये सुन अमृता ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं शोभित, मुझे उस नकाबपोश को पकड़ना है, उसने सभी राज्य के मंत्रालयों को हिला कर रखा हुआ है, हर एक राज्य इस बात से भयभीत है कि कहीं नकाबपोश की नज़र उन पर ना पड़ जाए, मुझे उसे रोकना ही होगा। तभी शोभित मुस्कुराते हुए कहता है, फिर तो आज रात का मौका अच्छा है उसे पकड़ने के लिए, उसने पास के मणिपुरम राज्य में आज रात वहां की कोई कीमती वस्तु चुराने की चेतावनी दी है, वैसे कुछ भी कहो उसमें कुछ बात तो है, उसका एक अलग ही अंदाज है। ये सुन अमृता शोभित को घूर कर देखती है। जैसे ही उसे अमृता की नज़र खुद पर महसूस होती है, वो हकलाते हुए कहता है, ममा मेरा अर्थ था कि उसे आज रात पकड़ के रहेंगे। तभी अमृता आसमान में देखते हुए कहती है, नकाबपोश छुप लो, जितना छुपना है, बहुत जल्द काल कोठरी में सड़ना पड़ेगा। फिर तो आज रात का मौका अच्छा है उसे पकड़ने के लिए, उसने पास के मणिपुरम राज्य में आज रात वहां की कोई कीमती वस्तु चुराने की चेतावनी दी है, वैसे कुछ भी कहो उसमें कुछ बात तो है, उसका एक अलग ही अंदाज है। शोभित नकाबपोश के चेतावनी देके चोरी करने के अंदाज की तारीफ करते हुए कहता है। उसकी बात सुन अमृता उसे घूर कर देखती है। जैसे ही उसे अमृता की नज़र खुद पर महसूस होती है, वो हकलाते हुए कहता है, ममा मेरा अर्थ था कि उसे आज रात पकड़ के रहेंगे। तभी अमृता आसमान में देखते हुए कहती है, नकाबपोश छुप लो, जितना छुपना है, बहुत जल्द काल कोठरी में सड़ना पड़ेगा। शाम होने को आई थी। सूर्य के हल्की सुनहरी रोशनी तो नजर आ रही थी, पर सूर्य छिप चुका था। वही एक ऊंची इमारत के ऊपर एक शख्स काले लिबास में खड़ा होकर पूरे राज्य को देख रहा था। तेज हवा से उसके कपड़े लहरा रहे थे। उसने खुद को सर से पांव तक काले कपड़े में छुपा रखा था। उसे चेहरे पर भी काला कपड़ा बंधा हुआ था। बस उसकी कुदरती नीली आंखें दिख रही थी, जिसमें डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वो राज्य महल को देखते हुए कहता है, गरीबों के धन को लूट कर भरते हो तुम सब अपना कोष उड़ाने, तुम सबके आ गया है नकाबपोश। क्या बात है, क्या शायरी कही है मैंने, मेरा भी कोई जवाब नहीं। ये बोलते हुए वो नकाबपोश 2 कदम पीछे लेते हुए तेजी से भागता है और वहां से कूद जाता है। उस ऊंची इमारत के आसपास कोई दूसरी इमारत नहीं थी, बस सामने की तरफ एक उससे थोड़ी छोटी पर काफी दूरी पर एक इमारत थी। वो नकाबपोश बिना डरे वहां से कूद गया था और एक ऊंची छलांग के साथ उस दूरी की इमारत पर सफलतापूर्वक पहुंचकर लुढ़कते हुए खड़ा हो जाता है। ऐसे ही वो तेजी से दौड़ते हुए एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदते हुए महल के पास की सबसे ऊंची इमारत पर जा खड़ा होता है।
ये वही इमारत थी जिस पर उसने वो चेतावनी वाला कपड़ा लटकाया था। पर अभी वो वहां पर नहीं था। राज्य के सैनिकों ने उसे राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हटा दिया था। उस इमारत से थोड़ी दूरी पर एक दूसरी इमारत पर भी दो शख्स खड़े हुए थे। उन्होंने भी काले कपड़े पहने हुए थे और उस नकाबपोश की तरह अपनी चेहरे को छुपा रखा था। उनमें से एक अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है। वो और कोई नहीं, अमृता थी। अंधेरे में भी उसका चेहरा चांद की तरह खूबसूरत लग रहा था। सच में वो बहुत खूबसूरत लगती थी। उसके चेहरे पर मौजूद हल्का गुस्सा उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता था। तभी वो अपने बगल में खड़े शख्स को देखते हुए कहती है, देखो तुम्हारा महान नकाबपोश कितनी बड़ी गलती कर रहा है। मुझे लगा था इसे पकड़ना मुश्किल होगा, पर ये तो नासमझ है। कोई भी समझदार इंसान सीधा महल में आगे की तरफ से नहीं घुसेगा। अमृता ये सब उस नकाबपोश को मुख्य द्वार के पास कूदकर अंदर जाता हुआ देख कहती है। वही वो नकाबपोश महल के अंदर घुस चुका था। वहां उसे कोई भी सैनिक नहीं दिख रहा था, पर वो फिर भी सतर्क था। तभी उसे कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही वो जल्दी से एक दूसरी दीवार के पीछे छिप जाता है। तभी वहां से दो सैनिक बातें करते हुए आते हुए दिखाई देते हैं। अरे, सेनापति ने भी क्या खूब दिमाग लगाया है। उन्होंने महल के हर कोने में पहरा लगवाया है, लेकिन मुख्य द्वार पर सिर्फ कुछ ही सैनिकों को रखा है। कोई सोच भी नहीं सकेगा कि सबसे सुरक्षित रास्ता मुख्य द्वार है। वही दीवार के पीछे छुपा नकाबपोश मुस्कुराते हुए मन में कहता है, तुम लोग जितना मर्जी पहरा और दिमाग लगा लो, रहूंगा तो मैं तुम सबसे 10 कदम आगे ही। जैसे ही सैनिक वहां से थोड़ा आगे चले जाते हैं, वो नकाबपोश वहां से बाहर आते हुए आगे बढ़ने लगता है। वही बाहर खड़ी अमृता कुछ सोचते हुए कहती है, इस राज्य में सबसे कीमती वस्तु क्या हो सकती है। ये सुन शोभित भी सोचते हुए कहता है, राज्य में सबसे कीमती वहां का धन होता है, परंतु राज्य महल में मौजूद पूरे धन को एक अकेले आदमी का इतने कड़े पहरे में चुराना नामुमकिन है, क्योंकि सैनिक हर कुछ मिनटों में वहां की जांच करते हैं और उतने समय में चुराया गया धन पर्याप्त नहीं होगा। मुझे लगता है कि यहाँ कोई और भी कीमती वस्तु होगी। ये सुन अमृता महल की ओर देखते हुए कहती है, ये तो हमें वही बताएगा कि वो कीमती वस्तु कौन सी है, पर अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं हुई। अभी तक तो सैनिकों को उसकी मौजूदगी का पता चल जाना चाहिए था। तभी शोभित महल को गौर से देखता है तो वो पाता है कि मुख्य द्वार के मुकाबले बाकी के द्वारों पर अधिक रोशनी है और हर कुछ समय में वहां कोई ना कोई सैनिक आता जा रहा था। ये देख शोभित मुस्कुराते हुए अमृता से कहता है, मूर्ख है, ये सभी खुद को अधिक होशियार समझकर मुख्य द्वार से पहरा कम कर बाकी जगह पर बढ़ा दिया है और नकाबपोश को बताने के लिए वहां मशाले भी अधिक जला दी है। ये सुन अमृता भी गौर से सभी खिड़कियों और द्वारों पर देखती है और गुस्से से कहती है, इन मूर्खों की मूर्खता की वजह से वो हर बार अपने मकसद में कामयाब होता है, पर इस बार नहीं, चलो उसके पीछे। ये बोल वो दोनों भी उछलते कूदते मुख्य द्वार तक पहुंच जाते हैं और किसी तरह सैनिकों की नजरों से बचते बचाते अंदर भी प्रवेश पा लेते हैं। कुछ देर में उनकी नजर अपने सामने चलकर जा रहे नकाबपोश पर पड़ती है। उसको सीना तान कर बेखौफ चलता हुआ देख अमृता चिढ़ते हुए गुस्से से कहती है, देखो तो इसे कैसे घमंड से चल रहा है, जैसे ये इसी का महल हो। तभी वो देखते हैं कि वो नकाबपोश एक कक्ष में घुस जाता है। ये देख वो लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी उनको सामने से कुछ सैनिक आते नजर आते हैं। उनको देख वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं। वो सैनिक आपस में बातें करते हुए हंसते हंसते जा रहे थे। उनमें से एक सैनिक हंसते हुए कहता है, अभी तक वो नकाबपोश नहीं दिखा, लगता है हमारी सुरक्षा व्यवस्था से घबराकर वो वापस लौट गया। हाँ भाई, सही कहा। ये बोल वो दोनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। वही उनके जाते ही शोभित धीरे से हंसते हुए कहता है, तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था पर उसने कब का पानी फेर दिया। ये सुन और शोभित को हंसता देख अमृता उसे घूरने लगती है। अमृता को खुद को देखता देख वो चुप हो जाता है। तभी अमृता उसे घूरते हुए ही कहती है, तुम उस नकाबपोश की मंडली में शामिल क्यों नहीं हो जाते, कब से उसके ही गुणगान गाए जा रहे हो। ये सुन शोभित खामोश होते हुए ना में सिर हिलाता है और धीरे से कहता है, रास्ता खाली है। ये सुन अमृता भी हाँ में सर हिलाते हुए शोभित के साथ आगे बढ़ जाती है, पर तभी शोभित का पैर जमीन पर पड़ी एक वस्तु पर पड़ जाता है और तुरंत उसका पैर एक रस्सी में अटक जाता है। उसका पैर उस रस्सी में अटकते ही वो खिंचते हुए छत से उल्टा लटक जाता है। अमृता ये शोर सुन जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो शोभित को उल्टा लटका हुआ पाती है। ये देख अमृता हैरान थी। उन दोनों ने नकाबपोश और महल की सुरक्षा को बहुत कम आंका था। नकाबपोश ही जानता था कि वो सुरक्षा जितनी बेकार दिख रही है, वो उससे कई गुना खतरनाक थी। उसने रास्ते के कई जालों को पहले ही नष्ट कर दिया था, जिस वजह से शोभित और अमृता यहां तक आसानी से चले आए थे। अमृता कुछ समझ पाती उससे पहले ही वहां पर मौजूद आसपास के सैनिकों को जाल में किसी के फंसने का इशारा मिल जाता है। वो इशारा पाते ही वो तेजी से उस ओर बढ़ने लगते हैं। उनके कदमों की आवाज दूर से ही सुनाई दे रही थी। उनके कदमों की आवाज सुन अमृता जल्दी से शोभित को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ती है।
तो शोभित मुस्कुराते हुए कहता है, अमृता तुम जाओ उस नकाबपोश को रोको, मैं खुद को छुड़ाकर यहाँ आने वाले सैनिकों को रोक कर रखूंगा। ये सुन अमृता भी हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चली जाती है। उसे शोभित की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि शोभित अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। आखिर वो दोनों द्रोणा के सबसे शक्तिशाली शीर्ष योद्धा थे। अमृता के जाते ही शोभित अपनी अंगूठी से एक खंजर निकालता है और ऊपर उठते हुए अपने पैरों में बंधी रस्सी को काट देता है। रस्सी के कटते ही वो सीधा जमीन पर जा खड़ा होता है और खुद से बात करते हुए कहता है, मैं होता तो इस जाल में रस्सी की जगह लोहे की जंजीर का उपयोग करता। ये बोल वो सामने से आते हुए सैनिकों को देखता है। अमृता तुम जाओ उस नकाबपोश को रोको, मैं खुद को छुड़ाकर यहाँ आने वाले सैनिकों को रोक कर रखूंगा। शोभित वहां आ रहे सैनिकों के कदमों की आवाज सुन मुस्कुराते हुए अमृता से कहता है। अमृता भी बिना कुछ बोले चली जाती है। उसे शोभित की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो दोनों द्रोणा के सबसे शक्तिशाली शीर्ष योद्धा थे। अमृता के जाते ही शोभित अपनी अंगूठी से एक खंजर निकालता है और ऊपर उठते हुए अपने पैरों में बंधी रस्सी को काट देता है। रस्सी के कटते ही वो सीधा जमीन पर जा खड़ा होता है और खुद से बात करते हुए कहता है, मैं होता तो इस जल में रस्सी की जगह लोहे की जंजीर का उपयोग करता। ये बोल वो सामने से आते हुए सैनिकों को देखता है। वहीं दूसरी ओर नकाबपोश एक अंधेरे कमरे में खड़ा हुआ था, जहां पर कुछ दर्पणों की सहायता से कमरे के बीचों बीच रोशनी पड़ रही थी और वहां बीचों बीच एक कीमती हीरा रखा हुआ था। सारी रोशनी उस हीरे पर पड़ती थी और फिर उस हीरे से निकलती रोशनी कुछ और दर्पणों पर पड़ते हुए महल के किसी और कक्ष में पती थी। आदित्य उसे देख समझ गया था कि यदि किसी में उसे उठाया और वो प्रकाश वहां उस कक्ष में पड़ना बंद हुआ तो कुछ ही समय में वहां लाखों सैनिक आ जाएंगे। वही उसके पीछे अमृता भी आ खड़ी हुई थी। वो भी ये सब देख और समझ रही थी। वो देखना चाहती थी कि अब वो नकाबपोश क्या करेगा, कैसे चुराएगा उस हीरे को। वही उस नकाबपोश की आंखों में कोई डर और परेशान अभी भी नहीं दिखाई दे रही थी। अमृता वही थोड़ी दूरी पर छुपी हुई थी और नकाबपोश को देख रही थी। तभी वो नकाबपोश अपना हाथ उठाते हुए चुटकी बजाता है। अमृता उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, अब ये पागल क्या कर रहा है। वही वो चुटकी बजाते हुए कहता है, बस करो आ जाओ अब बाहर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैंने मेरा पीछा करते हुए देखा नहीं? मैंने तुम्हें तभी देख लिया था जब तुम और तुम्हारा साथी मुझे दूर की एक इमारत से देख रहे थे। ये बोल वो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर एक बड़े फूलदान के पीछे छुपी अमृता की ओर देखता है। उसका मुस्कुराता चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, पर अमृता उसकी आंखों को देखकर ही समझ गई थी कि वो मुस्कुरा रहा है। वो उसे देखते हुए वहां से बाहर आ जाती है। अमृता को उसकी आंखें देख अजीब सा एहसास हो रहा था। वो कुछ पल के लिए भूल गई थी कि उसके सामने नकाबपोश खड़ा है। वो उसकी आंखों में खोई हुए उसकी ओर बढ़े जा रही थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाली थी, तो उसका पैर किसी वस्तु पर पड़ता है, जिस वजह से वो होश में आ जाती है और उस नकाबपोश को देखते हुए खुद से कहती है, संभाल खुद को अमृता, हर नीली आंख वाला तेरा आदित्य नहीं हो सकता। खुद को समझाते हुए वो गुस्से से उस नकाबपोश को देख आगे बढ़ती है, पर तभी वो देखती है कि नकाबपोश भी उसकी ओर बढ़ रहा है। वो नकाबपोश अमृता का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींच लेता है और तभी अमृता देखती है कि एक भाला तेजी से उसके सर के एकदम पीछे से होते हुए दीवार में जा धंसता है। अमृता का जिस वस्तु पर पैर पड़ा था वो एक जाल था, जिस पर पैर रखने से वो सक्रिय हो जाता है और पैर हटाते ही एक भाला तेजी से वहां खड़े इंसान को चीरता हुआ चला जाता है। वही अमृता उस नकाबपोश के खींचने से संतुलन खोते हुए सीधा उसके सीने से जा लगती है। अमृता के पास आते ही नकाबपोश की धकने अचानक से बने लगती है। ये देख नकाबपोश मन ही मन खुद से कहता है, ये कैसा एहसास है, पहली बार मेरा दिल और सांसें मेरे काबू में नहीं है। तभी अमृता आदित्य के सीने पर हाथ रखते हुए उससे दूर होने लगती है, पर जैसे ही वो उसकी धकने महसूस करती है तो इतनी तेज धकन महसूस कर वो हैरान हो जाती है और हैरानी से उस नकाबपोश की ओर देखने लगती है। वो नकाबपोश जैसे ही अमृता को खुद को देखता हुआ पाता है तो मजाकिया लहजे में कहता है, ऐसे मत देखो, प्यार हो जाएगा। ये सुन अमृता गुस्से से उसे देखते हुए उससे दूर होकर कहती है, तुम जैसे चोर से प्यार हम मरना बेहतर समझेंगे। ये सुन वो नकाबपोश अमृता के पास आते हुए कुछ कहने लगता है, पर अमृता अपनी तलवार उसके सीने की ओर तान देती है। ये देख वो नकाबपोश अपने दोनों हाथ ऊपर कर पीछे होते हुए कहता है, ठीक है, मैं दूर से ही बात करता हूँ तो तुम चोर से प्यार नहीं करोगी, फिर क्या तुम्हारे लिए कोई राजकुमार आएगा? खुद को कोई राजकुमारी समझती हो क्या? तुम भी तो यहाँ चोरी करने आई हो, वो भी मेरा भेष लेकर, ताकि सारा शक मेरे ऊपर जाए। ये सुन अमृता अपनी तलवार उसके सीने पर दबाते हुए गुस्से से कहती है, मैं कोई चोर नहीं, मैं तो र। ये बोलते बोलते वो रुक जाती है। तभी नकाबपोश मुस्कुराते हुए उसे देख पूछता है, क्या हुआ, रुक क्यों गई, बोलो र क्या? ये सुन अमृता अपना गुस्सा काबू करते हुए कहती है,
मैं यहाँ तुम्हें पकड़ने आई हूँ। ये सुन वो नकाबपोश हंसने लगता है और हंसते हुए अमृता को देख कहता है, जैसे मैंने अभी थोड़े समय पहले तुम्हें पका था ठीक वैसे ही ना। हा हा हा, मुझे तो पहले से ही शक था तुम पर कि तुम्हारी बुरी नज़र है मुझ पर। वो नकाबपोश जानबूझकर अमृता को गुस्सा दिला रहा था। वही अमृता की तलवार उसके सीने में हल्की से घुस गई थी। उसके सीने से रक्त निकल रहा था, पर उसके भाव पहले जैसे थे। तभी वो अमृता की तलवार को 2 उंगलियों से पकड़कर खुद से दूर करते हुए उस हीरे की ओर देखता है और उसके पास जाने लगता है। अमृता भी हैरानी से उसे देख रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि वो क्या करने वाला है, पर तभी वो देखती है कि वो नकाबपोश लापरवाही से उस हीरे को उठा लेता है और उसे देखते हुए अमृता की ओर जाने लगता है। वही राज्य में चारों ओर जोर जोर से खतरे की घंटी बजने लगती है। पूरे राज्य के लोग घरों से बाहर आ गए थे। वही आदित्य उस हीरे को देखते हुए अमृता के पास जाके कहता है, वैसे इस हीरे में ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ तक आना बेकार हुआ। वही अमृता उस नकाबपोश को इतना शांत देख के हैरान थी। वो गुस्से से उसे देख कहती है, तुम पागल हो, पता है ना कुछ ही समय में यहाँ लाखों सैनिक आ जाएंगे। ये सुनकर भी नकाबपोश शांत रहते हुए कहता है, चिंता मत करो, उनको यहाँ आने में अभी 20 मिनट लगेंगे, तब तक तुम मुझे ये बताओ कि मैं इस हीरे का क्या करूँ। ये सुन अमृता गुस्से से कहती है, उसे अपने सर पर मार लो सही थी, मैं तुम्हारे बारे में तुम कोई शातिर चोर नहीं हो, एक पागल हो, बस कोई भी इस हीरे को देखकर बता देगा कि ये नकली है। ये सुन नकाबपोश हैरान होते हुए कहता है, क्या ये नकली है, इसका मतलब मेरी मेहनत बर्बाद हुई। अमृता उसे घूरते हुए कहती है, शुक्र है देरी से ही सही तुम्हें समझ तो आया, अब चलो यहाँ से नहीं तो मारे जाओगे। ये सुन वो नकाबपोश हैरानी से अमृता को देखते हुए कहता है, पर तुम तो मुझे पकड़ने आई थी, तो मुझे बचाना क्यों चाहती हो। अमृता बाहर के द्वार की ओर देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें पकड़कर सिर्फ चोरी की सजा दिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारा तरीका भले ही गलत है पर मकसद अच्छा है, इसलिए चलो मेरे साथ, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सैनिक आ जाएंगे और अगर उन्होंने पका तो मृत्युदंड निश्चित समझो। ये सुन वो नकाबपोश जमीन पर पालथी मारकर बैठते हुए कहता है, ये हीरा नकली कैसे हो सकता है, पहली बार मैं हारा हूँ। अमृता उस नकाबपोश को उसकी बात ना मानता देख कहती है, ठीक है तुम यही बैठकर अफसोस करो, मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ। ये बोल अमृता बाहर की ओर जाने लगती है। तभी उसे उस नकाबपोश की आवाज सुनाई देती है, कोई फायदा नहीं, यहाँ से बाहर तक कदम कदम पर जानलेवा जाल बिछे हुए हैं, इन 10 कदमों में सैकड़ों जाल सक्रिय हो गए हैं, यहाँ से बाहर जाना असंभव है। ये सुन अमृता हैरानी से पीछे मुड़कर उस नकाबपोश को देखती है, जो अभी भी जमीन पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। वो उस हीरे को ही देख रहा था। तभी वो बिना अमृता को देखे उससे कहता है, व्यर्थ की मेहनत मत करो और यहाँ आकर बैठ जाओ, अभी उनको आने में 5 मिनट और बाकी है।